हेलो गुड्डी गुड़िया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हेरिडिटी। तो आज भैया आपको एक गारंटी देता हूं कि आपको हेरिडिटी के एक एक चीज अच्छे से समझा के मैं जाऊंगा। सारी चीजें मैं आपके दिमाग में उतार दूंगा और वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा जो इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। बहुत ही प्यार से हलवे की तरह ये चैप्टर मैं तुम्हें समझाने वाला हूं, ठीक है। अब भाई बहुत ही मजा आएगा, सिंपल सी बात है, बहुत ही मजा आएगा क्योंकि बायो पढ़ रहे हो, बायो पढ़ने में मजा आ रहा है, कमेंट में बताना है ना। तो आज के इस चैप्टर में तो हम पढ़ेंगे कंप्लीट हेरिडिटी के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई हेरिडिटी का चैप्टर। तो सबसे पहले भाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपका जोश कैसा है, आपका पढ़ने का जुनून कैसा है। देखो सभी का सपना है कि हाँ यार मुझे अपने बोर्ड एग्जाम में 95% फोड़ना, ठीक है, सपना है। तो भाई सपनों को सच करने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। अगर आप भी चाहते हो अपना सपना पूरा करना, बोर्ड एग्जाम में आपकी लाइफ की पहली सीढ़ी है 95% फोड़ना चाहते हो, तो ध्यान रखना सपनों को सच करने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आपका जोश कैसा हाई है ना, अगर मेरे अंदर भी जोश है, मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूं, तो समझ लो आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा होना चाहिए। हाँ यार मैं आपकी बोर्ड एग्जाम में 95% फोड़ूंगा तो फोड़ूंगा। कमेंट में लिख दो कि मैं 95% फोड़ूंगा, ठीक है। तो प्यारे गुड्डू गुड़िया अब यहां पे हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मेरी प्यारी सी इस बातों को सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, ठीक है। समझना क्या होता है कि आप कभी अपने मम्मी के साइड गए होंगे, मम्मी के घर जब गए होंगे, नानी के यहाँ या मामा के घर, तो उन लोगों ने आपसे बोला होगा एकदम अपनी मम्मी पे गया हो, आंखें ना एकदम अपनी माई के पाया है। तो नाक देखो एकदम तुम्हारी मम्मी पे गई है। आप कहते हो हाँ यार एकदम सही बोल रहे हैं, नाना नानी मामा मामी बोल रहे हैं कि हाँ एकदम मम्मी को पड़े हैं ना, एकदम मम्मी पे गया हूँ। अगले दिन आप गए अपने पापा के घर की साइड। कहाँ जाते हो आप? अपने गए पापा के घर के साइड, मतलब कि बुआ के घर या दादा दादी के घर। उन लोगों तो एक और एकदम बोले, क्या बोलते हैं, एकदम अपने बाप पे गया है। इसकी शक्ल तो देखो डिक्टो बाप पे गई है, हो ना। तो नाक देखो एकदम पकौड़े जैसी है तुम्हारे पापा के गई है। तो अब घर आके क्या होता है, आप सोच रहे हो कि मम्मी के घर वाले सही बोल रहे हैं या पापा के घर वाले सही बोल रहे हैं। शीशे में आप देख रहे हो कि भाई बोल रहे हैं कि मैं किसी पे गया हूं। शीशे में आप देख रहे हो, बोल रहे हो कि मैं किसी पे गया हूं यार, किस पे गया हूं। तो लगता है कि मैं सलमान खान पे हूं। नहीं नहीं मजाक है, ठीक है। आप शीशे में देख रहे हो, बोल रहे हो यार आंख मम्मी पे तो गई है ओए, पर नाक पापा पे गई है। बाल बाल जो बाल हैं मम्मी पे चले जाते पर पापा पे चले गए हैं जो मम्मी के बाल होते, मतलब कि अगर मेरे बाल देख रहे हो शीशे में, बाल अगर मम्मी पे चले जाते तो और खुश होते, पर किस पे चले गए हैं, पापा पे चले गए हैं। तो पापा को मिली है। तो मुझको आपको ये रियलाइज होता है, मतलब आप सभी को या मेरे को ये रियलाइज होता है कि आपके कुछ कैरेक्टर मम्मी से आए हैं और कुछ कैरेक्टर आपके पापा से आए हैं। उन्होंने आपने कैरेक्टर आपको ट्रांसफर कर दिया है। क्या किया है, वो क्या होते हैं, अपने कैरेक्टर हमें क्या होते हैं, ट्रांसफर कर दिए होते हैं, ठीक है, कर दिए होते हैं। एक दिन गुड्डू गुड़िया आप बड़े हो जाओगे, आपका शादी ब्याह हो जाएगा, बीवी आ जाएगी, पति आ जाएगा, हाँ, और गुड्डू एक दिन बैठा होगा अपनी बीवी के साथ और गुड्डू का एक दिन छोटा सा बच्चा हो जाएगा। एक दिन तो क्या नाम रखेंगे, लिटिल गुड्डू आ गया, है ना, हो गया। अब भाई लिटिल गुड्डू को देख रहा है, गुड्डू कह रहा है देखो लिटिल गुड्डू एकदम अपने पापा पे गया है, एकदम मेरी, मतलब कि एकदम मेरे जैसा शकल है इसका। तो भाई कौन कहते हैं, गुड्डू कहते हैं। बीबी डांटी, बीबी डांट देगी, कहेगी सेट अप, व्हाट नॉनसेंस, हिज आईज लुक्स लाइक मी, मतलब कि उसकी आंखें मेरी जैसी है। अब पक्का बच्चा परेशान है, पापा पे गया हूं या मम्मी पे गया हूं।
जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होता है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी करेक्टर पास होते जा रहा है, ठीक है, करेक्टर पास होते जा रहा है। इसी चीज को भैया हम बोलते हैं हेरिडिटी, क्या, अनुवांशिकता। मतलब कि जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो करेक्टर पास हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। तो सबसे पहले देखो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि माता पिता से संतानों में गुणों या लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है उसी को बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे देखो ये पापा हैं और ये प्लस मम्मी हैं। तो देखो इन ये जब मिले इसका मतलब उनकी छोटी सी लिटिल एक गुड़िया हुई, ठीक। अब देखो जरा इसकी आंखें तो पापा पे गई हैं भाई, और इसकी जो गर्दन है ये इसकी मम्मी पे गई है, ठीक है। इसके जो लिप है इसकी मम्मी पे गए हैं, होठ इसके मम्मी पे गए हैं। और यहाँ पे एक चीज और आप देख रहे हो कि देखो यहाँ पे मम्मी के ऊपर यहाँ पे 3 दाग हैं, 3 छोटे छोटे दाग हैं, ये इसके ऊपर आए हैं कि नहीं। तो मतलब क्या देख रहे हो, आंखें तो जो है पापा पे गई हैं, यहाँ पे जो इनके दाग था वो इस मम्मी का जो दाग था वो इस पे भी आया है। मतलब कि कुछ चीजें मम्मी के भी हैं करेक्टर, कुछ पापा के भी करेक्टर हैं इस छोटी सी गुड़िया के ऊपर, है ना, देख रहे हो। तो भाई क्या होते हैं कि जो आफ्टर जनरेशन जो पीढ़ी होती है करेक्टर जो होते हैं वह पास होते रहते हैं। क्लियर हो कि नहीं। अच्छा कई बार आपने ये भी देखा होगा कि पापा भी लंबे हैं मम्मी भी लंबी हैं, तो हम क्यों बटकौने से रह गए आपने कभी सोचा है कि यार मेरी मम्मी भी लंबी है और मेरे पापा भी लंबे हैं लेकिन हम क्यों बटकौने से रह गए ना, मतलब बहुत छोटे से रह गए, छोटी हाइट के रह गए। अरे या कैरेक्टर हमें दोनों का नया मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे हमें कैरेक्टर दोनों का मिल रहा है। यार साइंस झूठ है, अब हम लोग कहते हैं यार साइंस झूठ है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सवाल आता है ऐसा हुआ क्यों भैया, इसका आंसर बायोलॉजी में छिपा हुआ है। आप सोचो सारे लिविंग ऑर्गेन किसी सेल से बनी है ना, आप जानते हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेन होते हैं वह किसी सेल से बने होते हैं। आपकी बॉडी की हर सेल में होता है एक धागा, क्या होता है आपकी बॉडी में हर एक सेल में क्या होता है एक धागा, उस धागे का नाम है डीएनए। क्या होता है उस धागे का क्या नाम होता है, डीएनए। ये है डीएनए की संरचना, ठीक है, ध्यान रखना ये है डीएनए की संरचना। ये क्या काम करता है पहले इसको हम समझने से पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लेता हूं कि यहाँ पे देखो जरा कि मान लेते हैं कि आपके पिता जी की एक स्पर्म सेल है, यहाँ पे आपके पिताजी की एक स्पर्म ये सेल है, ये पूरी एक स्पर्म सेल है, ठीक है। इसको मैंने बोला स्पर्म सेल, ठीक है, ये स्पर्म सेल है और उसके अंदर ये क्या है, ये वाला पार्ट एक न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसके अंदर एक धागा ऐसा होता है फुचड़ फुचड़ फुचड़ा फुचड़ा टाइप का, इसी को हम लोग धागे को बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं, डीएनए। क्या होता है, डीएनए धागा होता है, धागा है डीएनए। इसमें पापा की सारी इंफॉर्मेशन कोडेड है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि पापा की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वह सारी इंफॉर्मेशन इसमें कोडेड है, ठीक है, सारी चीजें इसके अंदर है। फिर वहीं पे एक आता है मादा युग्मक, मतलब कि जैसे मम्मी का सेक्स सेल आता है, मम्मी के सेक्स सेल मतलब कि एग जिसको बोलते हैं, इसी प्रकार मम्मी का एग सेल आता है। तो ये मम्मी का क्या होता है, एग सेल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, एक ए न्यूक्लियस होता है। अब भाई इसके अंदर फिर फुचड़ा 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 टाइप का क्या होगा, डीएनए होगा, इसके भी अंदर डीएनए होगा। अब इस डीएनए के अंदर मम्मी की सारी इंफॉर्मेशन कोडेड है भाई, ये धागा जैसी संरचना होती है, धागे नुमा जैसी। अब इसी धागे के अंदर इसी धागे में मम्मी की भी सारी इंफॉर्मेशन कनेक्ट होगी, कोडेड होगी। तो भैया जब ये सेक्स सेल मिलता है पिताजी का, हमारे पिताजी का, और जो हमारी मम्मी का जो सेक्स सेल मिलता है तो बनता है क्या, एक जायगोट। क्या बनता है, जायगोट जिसको बोलते हैं युग्मनज, मतलब एक नया जीव, एक नया प्राणी बन के तैयार होता है, ठीक है, जायगोट। तो फिर उस प्राणी के अंदर भी जो मम्मी के कुछ डीएनए का पार्ट, मतलब कि मम्मी के कुछ पार्ट होंगे और पापा के भी कुछ पार्ट होंगे, मतलब कि जो उसके अंदर मेल खाते हैं। यही लगे बोलते हैं ना कि हाँ यार मम्मी के जैसा कुछ लग रहा है, मम्मी को पड़ा है, ऐसे गांव घर में बोलते हैं ना मम्मी को पड़ा है। फिर कुछ लोग देखते हैं बोलते हैं एकदम पापा पे गया है। तो इसका मतलब कुछ चीजें क्या होती हैं उनमें ट्रांसफर होती है, मतलब कि कुछ चीजें पापा वाला उस बच्चे में गया, कुछ चीजें मम्मी वाला उस बच्चे में चला जाता है, समझे ना। तो अब यहाँ पे देखो जो मेरे पास है डीएनए है भाई, ठीक है,
ये जो आपने देखा है यहाँ पे डीएनए, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन जितने भी सूचना होती है सभी इसके अंदर होती हैं, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन ऐड है भैया, किसके अंदर, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड है। ये जो धागा है ये आपकी बॉडी के अंदर हर एक सेल के अंदर मिलता है। मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल है हर एक सेल के अंदर ये धागा मिलता है। इसको बोलते हैं हम लोग डीएनए। इसी धागे को क्या बोलते हैं हम लोग, डीएनए। अब आपके पापा के पास हर सेल में डीएनए है भाई, उसी प्रकार आपकी मम्मी के पास हर सेल में डीएनए है। आप, ठीक है, आप कैसे बने, अपने मम्मी पापा से बने हो भाई। आप कैसे बने, अपने मम्मी पापा से बने हो। कैसे बने, हम लोग ह्यूमन है ना, हम लोग ह्यूमन है, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं। तो क्या हुआ होगा भाई बताओ, पापा के जो सेक्स सेल है मम्मी के सेक्स सेल से मिली होंगी, पापा के जो सेक्स सेल है वह मम्मी के सेक्स सेल से मिली होंगी। तो क्या होगा, फ्यूजन होगा, मतलब निषेचन होगा, तभी बने होंगे जाइगोट, मतलब एक युग्मनज, एक प्राणी, एक व्यक्ति, एक बच्चा पैदा होता है, मतलब कि बनता है। ठीक है, इतना समझ गया कि नहीं। अब भैया इसी जो डीएनए होता है इसमें सारी इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन कोडेड है। अब यहाँ पे कई कोडेड के रूप में होता है, कहीं टी, कहीं ए, कहीं बी, कहीं सी, डी, ऐसे टाइप के एक कोडेड होती हैं। तो अब मान लो ये जो कोडेड होती है, मान लो इतना ये भाग है, ये डीएनए का ये भाग है, ये बताता है आपकी आंख का रंग, आपकी आंख का रंग कैसा होगा। और ये मान लो बताता है ये डीएनए का जो कोडेड पार्ट है, ये वाला भाग, ये बताता है त्वचा का रंग कैसा होगा। और फिर उसके बाद ये ऊंचाई को बताता है, हाइट कैसी होगी, लंबे हो गए या छोटे हो गए, ये सारी चीजें ये बताता है। समझ गए कि नहीं, आनुवंशिकता के बारे में। तो मतलब कि जो यार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, माता पिता के संतानों में गुणों या लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है, ठीक है, वही है आनुवंशिकता, हेरिडिटी। क्लियर हुआ, आगे बढ़ता हूं। देखो अब समझते हैं, एक पॉइंट है वेरिएशन, विविधता। इसको मैंने अगले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, अब यहां भी समझ लेता हूं। देखो क्या होता है कि यहाँ पे एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के गुणों या लक्षणों में पाए जाने वाले अंतर को हम लोग विविधता कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक फोटो इंटरनेट पर वायरल हो रही थी कि जैसे यहाँ पे सैफ अली खान है, ठीक है, ए इनके डैड है, ए इनका पुत्र है, लड़का है, सन है, ठीक है। अब भाई देख रहे हो, अगर इनको जरा ध्यान से देखो, बहुत सारी चीजें इनसे मिल रही है कि नहीं, ध्यान से देखना, मतलब मिल रही है कि नहीं, वेरिएशन, मतलब कि एक ही प्रजाति के व्यक्तियों को के गुणों या लक्षणों में पाए जाने वाले अंतर को विविधता कहते हैं। देखो कुछ चीजें इनसे मिल रही है कि नहीं पापा से, अगर आप इनको देखोगे, हाँ बोलोगे हाँ यार ये तो अपने पापा को पढ़ा है एकदम ना, एकदम पापा को पढ़ा है। फिर देखते हो आप त्वचा का रंग देखते हो, कुछ लोगों का हाथ कैसे होता है, कुछ लोगों का हाथ कैसे होता है, त्वचा का रंग बदलता है। फिर आंख का रंग, किसी का भूरी, किसी का नीले, किसी का काला, काली, ये आंखें ऐसे होती हैं कि नहीं, उनका भी रंग। उसी प्रकार गुलाब का रंग आप देखते हो, एक गुलाब होता है, फिर व्हाइट, फिर रेड, फिर पिंक, ऐसे कई सारे गुलाब होते हैं। गुलाब का रंग ये सिर्फ किससे होता है, मतलब कि वेरिएशन एक ही है, मतलब कि व्यक्ति, मतलब प्रजाति एक ही है। मान लो कि गुलाब एक व्हाइट प्रजाति है, अब उससे कई सारे गुलाब बन रहे हैं, कई सारे गुलाब आ रहे हैं, रेड, फिर उसके बाद येलो भी हो सकता है, होता है ना, और फिर उसके बाद पिंक, कई सारे गुलाब आते हैं। मतलब कि एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के गुणों या लक्षणों में पाए जाने वाले अंतर को विविधता कहते हैं। मान लो ये व्यक्ति था, ये व्यक्ति एक प्रजाति था, इससे इसका जो गुण था इससे मिला कि नहीं, क्योंकि इसके कुछ चीजें इनमें ट्रांसफर हुई। जब भाई मम्मी पापा के जो सेक्सुअल मिलते हैं तो भाई जब बनता है, एक जायगोट बनता है, एक नया प्राणी बना, तो इसके कुछ चीजें देखो पापा से अपने मिल रहा है ना। तो उसके बाद एक पॉइंट है यहाँ पे मैंने लिखा है कि अलैंगिक प्रजनन की तुलना में लैंगिक प्रजनन में अधिक विभिन्न होती है। तो जो अलैंगिक प्रजनन की तुलना में जो लैंगिक प्रजनन में अधिक विभिन्नता होती है, वेरिएशन उसमें ज्यादा होता है, किसमें, लैंगिक प्रजनन में। ठीक, तो इसमें क्या था, वेरिएशन मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा था भाई कि इसमें एक ही प्रजाति होगा, उसमें कई सारी चीजें तो एकदम मिल रही होती हैं। प्रजाति एक ही है लेकिन उसमें कुछ चीजें मिल रही होती हैं। ठीक, समझ गए। तो भाई अब हम बात करते हैं ट्रेड्स की। किसके, ट्रेड्स की। भाई ये क्या होता है, ट्रेड्स का मतलब लक्षण, ये क्या होता है। देखो आपको जो ऑब्जर्वल कैरेक्टर्स हैं, आपके जो ऑब्जर्वल कैरेक्टर्स हैं वो हैं ट्रेड्स। क्या ऑब्जर्वल कैरेक्टर्स हैं, आपकी हाइट, आपकी नाक, आपकी लिप, आपके गाल या कान, मैं देख सकता हूं, मतलब जिन चीजों को आप देख सकते हो। आंख का कलर मैं देख सकता हूं, आप कैसे बात करते हो, आप ज्यादा गुस्सा करते हो या कम गुस्सा होते हो, मतलब आप ज्यादा गुस्सा होते हो या कम गुस्सा होते हो, आप मोटे हो या पतले हो, ठीक है, आप मोटे हो या पतले हो। इसको हम
ट्रेड्स बोलते हैं, मतलब कि जिन चीजों को हम लोग देख पा रहे हैं क्या बोलते हैं, उनको हम ट्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब उसके बाद क्या होता है, हम कुछ यहाँ पे जो ट्रेड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रेड्स का मतलब समझ रहे हो ना, जिन चीजों को हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे समझो बात क्या है कि किसी जीव की पहचाने, मतलब कि किसी जीव की पहचाने, यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, पहचान करने वाली विशेषता को हम लोग क्या बोलते हैं, लक्षण बोलते हैं, मतलब ट्रेड्स बोलते हैं। जो कि ये जो ट्रेड्स होते हैं यह आपके जन्म से नहीं आते। ठीक है, जन्म से नहीं आएंगे। सबसे पहले समझो, मान लो कि यहाँ पे ये ट्रेड्स आप लोग समझ गए। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, एक अर्जित लक्षण, एक वंशानुगत लक्षण। ठीक है, वंशानुगत यहाँ पे मैंने गुण लिखा है, गुण भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, गलत नहीं होगा, आप चाहे गुण लिखो या लक्षण लिख दो। तो सिर्फ यहाँ पे मैं लक्षण पढ़, तो यहाँ पे सिंपल सा लक्षण कर देता हूँ। ठीक है, वंशानुगत लक्षण। ठीक, अब देखो ये क्या होता है भाई, ध्यान से समझना मेरी बात। देखो ये क्या होता है, अर्जित लक्षण का मतलब क्या होता है, ये लक्षण जन्म के बाद प्राप्त होते हैं। जब आप किसी चीज को अर्जित करते हो, मान लो कि कोई लड़की अपने कान में, ठीक है, कई सारे बाले पहन लेती है। ठीक है, यहाँ पे कई सारा, जब हम लोग कान छिदवा लेते हैं ना, कान को छिदवा लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो कई सारे बाले पहन लेते हैं। तो देखो ये चीज क्या होती है, मान लो कि हम अपने मम्मी बहन दीदी उदी को देखते हैं ना, कान में बाल वाला पहने होते हैं। क्या हो, जब बच्ची मान लो पैदा हुई, मान लो कि मम्मी पहले छिदवाई से बच्ची पैदा हो, क्या वहीं से छेद हुआ आता है, ऐसा नहीं है ना। हम लोग एक अर्जित करते हैं। उसी प्रकार मान लो हम लोग टैटू बनवा लेते हैं, टैटू हाथ में बनवा लेते हैं। क्या कि मान लो कि, चलो मान लेते हैं कि मेरे मम्मी के हाथ में टैटू था। ठीक है, अगर आप जब का जन्म होगा, मान लो उसके पहले मम्मी के हाथ में टैटू था, आप जब आपका जन्म होगा, आप पैदा होंगे, तो क्या आपके भी हाथ में टैटू बनेगा, वो लक्षण मिलेगा, बताओ? नहीं ना, क्योंकि ये अर्जित किए हुए लक्षण होते हैं। मान लो कि आपके हाथ या पैर में कहीं कुछ लग गया है। ठीक है, कहीं कुछ लग गया है। ठीक है, आप गिर गए होंगे, लग गया होगा। तो मान लो कि मम्मी के पैर में कहीं लग गया है, तो या आप जब का जन्म होता है, तो क्या होता है वहां पे, आप आपके भी जब आपका जन्म होगा, क्या आपके पैर में लगा रहेगा? नहीं ना। तो ये होते हैं अर्जित लक्षण, मतलब कि ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे देखो, ये अगली पीढ़ी में आप लिख सकते हो, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं। ठीक है, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। अब उदाहरण जैसे कान या नाक छिदवाना, जब आप कान या नाक छिदवाते हो, या वजन बढ़ना, या गाड़ी चलाना सीखते हो। मान लो जैसे कि आपके पापा गाड़ी चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना आपके पापा को बहुत अच्छा आता है। ठीक है, गाड़ी चलाना बहुत अच्छा आता है। जब आपका जन्म हुआ, आपके पापा ने आपको जन्म दिया, मतलब कि मम्मी से मिलके ठीक है, दोनों लोगों ने कॉम्बिनेशन बना के मान लो कि जन्म दिया। ठीक है, जैसे आपको जन्म दिया, तो क्या आपके पापा की कुछ चीजें आपके अंदर मेल खाएंगी कि नहीं? अभी मैंने पढ़ा ना हेरिडिटी, तो कहते हैं ना, पापा को पढ़ा थोड़ा सा। तो क्या आपके पापा मान लो गाड़ी चलाना बहुत अच्छे जानते थे, क्या आप पैदा होते ही गाड़ी लेकर भागोगे? बताओ, पैदा होते ही आप लोग गाड़ी लेकर भागोगे? ऐसा होता है नहीं ना, कि हाँ, क्या वो लक्षण मिलेंगे कि हाँ पापा गाड़ी चला लेते, क्या आप भी चला पाओगे? नहीं ना। वो क्या होते हैं, अर्जित लक्षण, मतलब कि आपने भी पापा, जब आपके पापा का भी जन्म हुआ था, तो आपने, आपके पापा भी तो गाड़ी सीखे थे ना, क्योंकि उन्होंने उस लक्षण को, उस गुण को अर्जित किया अपने अंदर। ठीक, अगला है वंशानुगत लक्षण। देखो ये लक्षण माता पिता से प्रजनन के दौरान प्राप्त होता है, मतलब कि जब बच्चा या बच्चे का जब जन्म होता है, तब उसी दौरान ये लक्षण प्राप्त होते हैं। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकते हैं। उदाहरण जैसे त्वचा का रंग, मान लो कि आपकी मम्मी बहुत एकदम सुंदर है, गोरी है, आपका भी जन्म होता है, तो आप भी एकदम सुंदर होते हो, एकदम गोरे गोरे होते हो। ठीक है, अब फिर आंखों का रंग, जैसे कहते हैं ना कि आंख एकदम मम्मी पे गई, एकदम पापा पे गई। नाक का आकार आप देखते हो कि हाँ, नाक इसका एकदम यार पापा के जैसे, पकौड़े जैसे नहीं नहीं, हाँ, मतलब कि एकदम पापा के जैसे नाक पे गई है, ऐसा ना बोलते हैं। तो ये कुछ चीजें क्या होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है, ये वंशानुगत लक्षण में आता है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपकी हाइट हुई, तो आपकी हाइट, मान लो आपके पापा लंबे थे, ठीक है, आपकी मम्मी नहीं लंबी थी, तो आपके पापा लंबे हैं, तो जब आपका जन्म होगा, आप भी अगर लंबे होगे, आप भी लंबे होगे, लोग बोलेंगे ना, हाँ यार इसकी हाइट एकदम इसके पापा पे गई है ना, बोलते हैं ना ऐसा कि हाँ यार इसकी हाइट एकदम इसके पापा पे गई है। ठीक है, तो समझ गए ना कि लक्षण क्या होता है, ट्रेड्स क्या होता है। आगे बढ़े,
तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखेंगे, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि हम आगे पढ़ने वाले इसके बारे में। पहली टर्म है यहाँ पे मेरे पास डीएनए, ठीक है। पहला टर्म हम लोग पढ़ेंगे डीएनए, फिर गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, फिर युग्मक निर्माण, जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, या समयुग्मजी और विषमयुग्मजी क्या होता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। ये सारे जो वर्ड है महत्वपूर्ण वर्ड, इनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। तो अब पहला टर्म है डीएनए क्या होता है। सबसे पहला टर्म है यहाँ पे डीएनए क्या होता है। एक धागा होता है, क्या होता है, एक धागा होता है। कहाँ होता है ये धागा? सेल के अंदर, सारी सेल के अंदर, बॉडी के हर एक सेल्स में धागा है। सेल के अंदर न्यूक्लियस में ये ऐसा होता है, डीएनए के अंदर ये जो लाइन दिख रही है ये कोडिंग होती है। मतलब यहां पे देखो, यहां पे मान लो कि मेरे पास एक कोई सेल है, ठीक है, ये मेरे पास कोई सेल है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसी के अंदर एक धागा ऐसा फुचड़ा फुचड़ा होता है, यही होता है डीएनए। यह हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर होता है। और ये डीएनए के आपको क्या दिख रही है? एक संरचना दिख रही है। ये डीएनए की क्या है भाई? एक संरचना है बहन, है ना। ये डीएनए की संरचना है। और ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये देखो, ये लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग कोडेड है। क्या है इसका मतलब? कोडेड है। क्या है? सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर कोडेड है। ये लाइन का मतलब क्या होता है? इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन कोडेड है, ठीक है। तो कोडिंग होती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए का मतलब यही आप मैंने समझा कि भाई यह एक धागा होता है। मेरी बात सुनना, डीएनए क्या है? एक धागा होता है, ठीक है, एक धागा होता है जो हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर होता है। जो हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल के अंदर यह धागा पाया जाता है, ठीक। तो देखो, डीएनए एक दोहरी कुंडलित धागे नुमा संरचना है जो कोशिका के नाभिक मतलब न्यूक्लियस में पाई जाती है। कोशिका के नाभिक में, न्यूक्लियस में धागे नुमा संरचना जैसी पाई जाती है। यह जीव से शरीर की संरचना और कार्य से संबंधित सभी आनुवांशिक जानकारी को वहन करता है। मतलब कि सारी इंफॉर्मेशन को ये रखता है। डीएनए माता पिता से संतानों में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण करता है। अर्थात यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विरासत के रूप में जाता है। भाई सिंपल सा है भाई, जो डीएनए होगा हमारे मम्मी पापा से ही कुछ मैच करेगा ही भाई, ना करेगा, क्योंकि हम लोग मम्मी पापा से आए, मम्मी पापा तो हम लोग आते ना यहाँ पे, है ना। तो डीएनए माता पिता से संतानों में आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करता है, ठीक है, स्थानांतरण करता है। अर्थात मतलब सिंपल सा है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विरासत के रूप में जाता है। समझ गए? डीएनए अगर कोई पूछता क्या बताओगे? सिंपल सा है भैया, डीएनए एक दोहरी कुंडलित धागे नुमा संरचना है जो बॉडी के हर एक कोशिका के अंदर पाया जाता है, धागे नुमा संरचना जैसी, ठीक है। वो सारी इंफॉर्मेशन है, जो लाइन दिखती है वो कोडेड होती है, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन कोडेड होती है, कोडिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोम। भैया ये जो डीएनए है ना, ये आपकी सेल में दो फॉर्म में दिखता है, ठीक है, धागे जैसा फुचड़ा 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 टाइप का, ठीक है। तो अब सुनो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है। देखो, यहां पे मेरे पास अभी आपने देखा कि भैया ये जो क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है, पहले थोड़ा सुनना मेरी बात। ये जो डीएनए है, अभी मैंने डीएनए के बारे में पढ़ा, ठीक है। डीएनए में ये आपकी सेल में दो फॉर्म में दिखता है, दो फॉर्म में, एक क्रोमेटिन और एक गुणसूत्र में, ठीक है, दिखता है। ये धागा जैसा होता है, जैसे फुचड़ा जैसा, ठीक है, फुचड़ा 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 टाइप का, जैसे देख रहे हो फुचड़ा फुचड़ा, ऐसे फुचड़ा 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 टाइप का दिखता है, ठीक। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। देखो, यहाँ पे एक शब्द है क्रोमेटिन, का मतलब क्या होता है? डीएनए का बिखरा हुआ रूप। यहाँ पे देख रहे हो जो फुचड़ा टाइप का, जो कोशिका के नाभिक में फैला होता है, एक कोशिका के नाभिक में फैला होता है। फिर गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, डीएनए का अत्यधिक कुंडलित एवं सघन रूप जिसमें जीन होते हैं। देखो, गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है कि डीएनए का एक अत्यधिक, यहाँ पे ए वाला भाग कुंडलित एवं सघन रूप होता है, कुंडली के रूप में देख रहे हो, कुंडली के रूप में, जिसमें क्या होता है? जीन क्या होता है, अभी जानेंगे कि जीन क्या होता है, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं? जीन होते हैं। अब मान लो भैया, ये सेल है, जब इन सेल का डिवीजन होता है ड्यूरिंग, यहाँ पे कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है, ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग
यहाँ पे सेल डिवीजन, मतलब कोशिका का जब विभाजन होता है, ठीक है, होता है तो कुछ इस तरह आकार बना लेता है। जैसे इसका विभाजन हुआ तो ये जैसे यहाँ पे जो कोशिका थी इसके अंदर जो फुचड़ा फुचड़ा टाइप का था, जब इसका विभाजन हुआ तो कुछ इस प्रकार का क्या बना लेते हैं, आकार बन जाता है, कुछ इस प्रकार का आकार बन जाता है। जब डीएनए इस फॉर्म में आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र, मतलब क्रोमोसोम बोलते हैं। मतलब पहले भैया सेल के अंदर फुचड़ा फुचड़ा टाइप का डीएनए था, फिर जब उसके अंदर सेल का विभाजन हुआ, मतलब कि जब सेल टूटी, विभाजन हुआ, मतलब सेल डिवीजन हुआ, तो उनका एक नया रूप बन जाता है, जिसको हम लोग किस रूप में बन जाती है, कुंडली के रूप में, जिनको हम लोग बोल देंगे क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, गुणसूत्र। देखो यह कोशिका के सामान्य, यह कोशिका के सामान्य जीवन काल के दौरान मजबूत रहता है, मतलब कि जब कोशिका का जीवन काल चलता है उस टाइम मजबूत रहता है। यह कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देती है। भैया अब ये जो कोशिका होगी, जब सेल डिवीजन होगा, कोशिका टूटेंगी, तब यह दिखाई देता है, कौन, क्रोमोसोम। ठीक है, तो देखो ये मनुष्य में, मान लो मनुष्य में एकल कोशिका है, मान लो एकल से का सिंगल सेल है, ठीक है, उसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं क्रोमोसोम, 46 गुणसूत्र होते हैं, और 23 पेयर्स जोड़े होते हैं, मतलब कि 23 दूना क्या होता है 46, 23 दूना क्या होता है 46। देखो इसका मतलब समझो, 23 क्या होता है, 23 दूना क्या होता है 46। अगर मेरे पास देखो ए, मेरे पास एक जोड़ा होगा, ठीक है, एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा ए, ठीक है, एक जोड़ा ए बनेगा, एक जोड़ा ए बनेगा, ऐसे टोटल 23 पेयर होते हैं। और 23 पेयर होते हैं भैया, ए भी एक क्रोमोसोम, ए भी क्रोमोसोम, ए भी क्रोमोसोम, मतलब कि टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। ध्यान रखो ना कि हमारे बॉडी के अंदर, जो हम लोग मनुष्य हैं, हमारे बॉडी के अंदर 46, मतलब कि 46 गुणसूत्र होते हैं, और उनके कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं, मतलब कि एक पेयर में दो हैं, एक पेयर में दो हैं, तो ऐसे 23 पेयर होंगे, 23 गुना 46, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं व्यक्ति के अंदर, एक सिंगल सेल के अंदर, एक सिंगल कोशिका के अंदर, मतलब कि एकल कोशिका के अंदर, सोच लो। ठीक, समझ गए कॉन्सेप्ट। तो अब एक टॉपिक आया जो अभी मैंने पढ़ा था, शब्द देखा था, जीन। क्या होता है, जीन, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, जीन बोलते हैं ना। तुम्हारी जीन्स बहुत लंबी हाइट है, मान लो कि तुम्हारी जीन्स बहुत लंबी हाइट है, यहाँ ए वाली जीन्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ए वाली जीन्स नहीं, मान लो जैसे आप लोग जीन्स पहन लिए, जीन्स पहले बोलते हो भैया मैंने जीन्स पहना, मेरा जीन्स बहुत लंबा है, आप वो जीन्स मत समझना था, ठीक है, कपड़े वाला जीन्स, ठीक है, यहाँ पे अलग है जीन्स। ठीक, देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग, देखो डीएनए में हर जगह कोडिंग जो मिलके आपके कैरेक्टर को बताती है, वही जीन, मतलब कि डीएनए में आपके अंदर जो कोडिंग होती है वो मिलके आपके जो कैरेक्टर को बताती है, कैरेक्टर को डिसाइड करती है, वही है जीन। ठीक है, क्या है, जीन। देखो डीएनए का एक खंड या भाग जो किसी विशेष गुण की जानकारी रखता है, मतलब डीएनए का क्या होता है, डीएनए का एक खंड या भाग जो किसी विशेष गुण की जानकारी रखता है। मान लो ये डीएनए का एक खंड है, मान लिया डीएनए का एक खंड है, और एक खंड यह मान लो आपको बताता है, ये आपकी आंख का कलर बताता है, आंख का रंग बताता है, तो यही क्या है, इसके अंदर जीन है जो आपके आंख का रंग बताता है। बात समझना मेरी, क्या बोला, डीएनए का एक खंड, मान लो मैंने डीएनए का एक खंड कर दिया यहां से, ठीक, जो किसी विशेष गुण की जानकारी रखता है, मतलब एक खंड क्या बताता है कि आपकी आंख का रंग कैसा होगा। फिर मान लो डीएनए का एक खंड है, ये हमारा क्या है, डीएनए है, ठीक है, हमारा डीएनए है, तो डीएनए का मान लो ये अगला एक खंड है, ये बताता है कि आपकी हाइट को बताता है, क्या बताता है, हाइट को, मतलब ऊंचाई को बताता है, क्या बताता है, आपकी ऊंचाई को बताता है भैया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे भाग है ये बताता है ऊंचाई को, तो मतलब कि इसके अंदर ये जो जीन है यह ऊंचाई को बता रहा है। फिर मान लो एक भाग हुआ, ठीक है, ये आपको बताता है कैसा, ये एक भाग किया, ये मान लो आपका बताता है आपके नाक का कलर, नाक का शेप कैसा होगा, नाक का आकार कैसा होगा ना, बताता है। ये जो कोड है, जो खंड है, मान लो मैंने डीएनए का खंड किया, मतलब डीएनए भाई जो है हर एक सेल के अंदर पाया जाता है। अब उसी डीएनए को आप लोग अगर खंड में तोड़ो, तो उस एक खंड, अब जब एक एक खंड तोड़ोगे तो हर एक खंड
वो बताता है कि एक विशेष गुण की जानकारी देता है, मतलब इस एक खंड से आपकी आंख का रंग डिसाइड होगा, इस एक खंड से आपकी ऊंचाई डिसाइड होगी, आप कितने लंबे हो गए कितने छोटे हो गए, ठीक है। इस एक खंड से आपकी नाक का आकार बताया जाएगा, हाँ आपकी नाक कैसी हो। वही है जीन, क्या है, वही है जीन। तो मतलब लगभग क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 20,000 जीन, मतलब कि 20,000 जीन्स होते हैं, मतलब कि जीन होते हैं ना इन वन सेल। जीन्स मतलब समझना, ठीक है, कि लगभग यार सोच लो कि एक सेल के अंदर, एक सिंगल सेल के अंदर भैया बहन मेरी, एक सिंगल सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर लगभग 20,000 जीन होते हैं। इतने 20,000 जीन, मतलब कि हर एक जीन बताएगा कि आपकी बॉडी का हर एक सेल किस टाइप की हो। मतलब कि एक सेल होती है उसके अंदर 20,000 जीन होते हैं, वो बता देगा कि हाँ इसका कैसा रूप, तरीका, ढंग, दिखने में कैसा, सारी चीजें बता देगा। वही है जीन। समझ गए। तो अब हम अगला टॉपिक समझते हैं, क्या होता है एलील। क्या होता है भैया एलील, क्या होता है। एलील जीन का एक वैकल्पिक रूप होता है, एक किसी विशेष गुणसूत्र के एक निश्चित स्थान पर स्थित होते हैं। मतलब मेरी बात यहां पे देखो जरा, क्या होता है कि एलील जो होता है, एलील जीन का एक वैकल्पिक रूप होता है। जीन किसका, जीन का एक वैकल्पिक रूप होता है, ये किसी विशेष गुणसूत्र के एक निश्चित स्थान पर स्थित होते हैं। अब मान लो मेरे पास एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है कि मान लेते कि हमारे पास एक सेल है, उसके बाद देखो जीन फॉर हाइट देखते हैं। जीन फॉर हाइट, अगर मुझे हाइट बताना है किसके, जीन के लिए, मतलब कि हाइट के लिए जीन बताना है, तो क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास क्रोमोसोम का एक पेयर है, एक क्रोमोसोम ए, एक क्रोमोसोम है। मान लो कि एक क्रोमोसोम आपके पापा का है, मतलब मेल का है, ये मेल का एक साइन है, चित्र है, इसको इसे दिखाते हैं बायो में, ठीक है। फिर उसी प्रकार एक फीमेल का एक जो क्रोमोसोम है, एक फीमेल का है, ठीक है, ठीक है, एक फीमेल का साइन है। अब यहाँ पे देखो आपके पापा से आपको जो मिला वो मान लो टाल का मिलना, मतलब कि आपने पापा को आपके पापा से आप क्या मिला, टाल मिला, हाइट मिली। और वहीं से आपकी मम्मी की कुछ चीजें मिली, मान लो कि आपकी मम्मी से मिल गया शॉर्ट, मतलब छोटा हाइट। मतलब कि अगर आपकी मम्मी छोटी होंगी तो आप अगर छोटे वो हैं तो लोग बोलेंगे कि हाँ ये शॉर्ट है, मतलब मम्मी को गया है। अगर वहीं पे आपके पापा लंबे हैं, आप भी लंबे हो गए, तो लोग देखेंगे तो हाँ बोलेंगे कि भैया एकदम पापा पे गया है, ये लंबा है, पापा इसके लंबे हैं तो ये भी लंबा है, ठीक। फिर मान लो आपके मतलब कि जीन फॉर स्किन, अब आपको त्वचा के लिए देखते हैं। अब आपके पापा की त्वचा कैसी थी, फेयर थी, अब आपकी मम्मी की त्वचा कैसी थी, डार्क थी टाइप की। तो मतलब कि आपका जब जन्म हुआ तो आप देखते हैं कि स्किन, मतलब इसकी त्वचा किस पे मैच खा रही थी, पापा पे पड़ी है। और डार्क देखते हैं मम्मी का जैसे त्वचा है उसको मम्मी पे पड़ा है। तो मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कि भैया एलील जीन का एक वैकल्पिक ही रूप होता है, एक किसी विशेष गुणसूत्र के एक निश्चित स्थान पर स्थित होते हैं। एक निश्चित स्थान पर मतलब कि विशेष गुणसूत्र, एक क्रोमोसोम है, गुणसूत्र एक निश्चित स्थान, मतलब कि ये बताएगा कि आपके पापा से कि हाँ पापा लंबे हैं तो आप भी लंबे हैं, मम्मी से छोटी हैं तो आप भी छोटी हैं, ठीक है। तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस, मतलब ये न्यूक्लियस था मेरे पास, इसके अंदर क्रोमोसोम का मतलब गुणसूत्र था, पेयर था, एक पेयर था, केंद्रक में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है भाई, ये जोड़ा डिसाइड करता है। तो आप सिंपल जानते हो कि एलील क्या होता है, एलील जीन का एक वैकल्पिक रूप होता है, ये किसी विशेष गुणसूत्र के एक निश्चित स्थान पर स्थित होता है। तो अभी हमने एलील के बारे में समझ लिया, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो पौधों की लंबाई के लिए जीन क्या होंगे। सबसे पहले देखो पौधों की लंबाई के लिए जो जीन होंगे मेरे पास, एक टाल मतलब लंबा, एक या तो पौधा लंबा होगा या तो पौधा कैसा होगा, छोटा होगा, मतलब शॉर्ट मतलब डॉर्क, छोटा या बौना। देखो डोमिनेंट एलील मतलब प्रभावी एलील को किससे व्यक्त करेंगे, कैपिटल टी से। और शॉर्ट डॉर्फ का मतलब छोटा या जो बौना होगा, जिसको बोलते हैं रिसेसिव या वीक एलील, जिसको बोलते हैं अप्रभावी एलील, जिसको स्मॉल टी से व्यक्त करेंगे। अब वहीं पे मान लो देखा जाएगा कि भैया पौधे के लिए आप लोग जान रहे हो, अगर पौधा लंबा रहेगा तो टाल मतलब टी से दिखाएंगे, छोटा मतलब बौना रहेगा स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे।
अब मान लो बीज के आकार का जीन, मेरे पास दो बीज है, एक राउंड मतलब गोल, एक व्रिंकल मतलब झुर्रियों टाइप का, देखा जो झुर्रियों टाइप, गोल थोड़ा नहीं रहता, ठीक है। अगर जो गोल रहे राउंड शेप का, उसको हम लोग प्रभावी एलील बोलेंगे, जो व्रिंकल्ड है उसको अप्रभावी एलील। इसको हम लोग, जो मेरे पास राउंड टाइप का उसको कैपिटल आर से दिखाएंगे, जो गोल सीड होगा, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे। और जो व्रिंकल्ड होगा मतलब झुर्रियों टाइप का रहेगा अप्रभावी एलील, उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, व्रिंकल टाइप का जो बीज होगा, सीड होगा, ठीक। अब उसके बाद अगला, जिसे मान लो कि फूलों के रंग के लिए जीन अगर मुझे पता करना है, तो एक प्रभावी एक अप्रभावी। अगर मेरे पास फूलों का रंग, यहाँ पे सिंपल समझना कि अगर मेरे पास फूलों का रंग कैसा होता है, वायलेट मतलब बैगनी, तो उसको कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। और वाइट या सफेद होता है, उससे किससे व्यक्त करेंगे, स्मॉल वी से व्यक्त करेंगे, ठीक है, किससे व्यक्त करेंगे, स्मॉल वी से दिखाएंगे। समझ रहे हो ना। तो अब उसी प्रकार यहाँ पे आप अगला देखोगे, जैसे मान लो बीज के रंग के लिए जीन कैसे पता करूंगा। अगर बीज का रंग येलो है, कैसा है, बीज का रंग येलो है, तो उससे हम कैपिटल वाई से दिखाएंगे। अगर बीज का रंग ग्रीन है, कैसा, ग्रीन है, तो उसे हम लोग स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आगे चीजें हम देखेंगे, पढ़ेंगे मेंडल के बारे में, वहां पे तब समझ पाओगे कि हाँ, कि भैया अगर बीज की बात चल रही है तो बीज का रंग येलो लिया है तो वाई कैपिटल वाई, और ग्रीन है तो स्मॉल वाई रखना है। अगर पौधा टाल है मतलब कि टी से, कैपिटल टी से, और डॉट मतलब बौना है तो स्मॉल टी से दिखाएंगे, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझ लेता हूँ कि पौधे की ऊंचाई के लिए हाइट ऑफ प्लांट। यहाँ पे देखो, मान लो कि मेरे पास एक सेल है, तो यहाँ पे मान लो कि ए जो इसके अंदर क्रोमोसोम है, ए मान लो पापा से आया है, कैपिटल टी मतलब टाल, ठीक है, ए मम्मी से आया है, ए भी कैपिटल टी टाल, मतलब कि दोनों, यहाँ मम्मी से भी कैपिटल टी लंबाई मिली, पापा की भी लंबाई मिली, दोनों, कोई झगड़ा नहीं, कोई बातें नहीं। तो इसमें क्या होगा, ये बनेगा समयुग्मजी लंबा। कैसे बनेगा, समयुग्मजी लंबा, मतलब मम्मी से उसको गुणसूत्र जो मिला लंबाई का मिला, पापा से भी जो गुणसूत्र मिला उसे लंबाई का मिला, तो यहाँ पे प्योर लंबा होगा। क्या होगा, प्योर लंबा, मतलब कि सम समयुग्मजी लंबा, प्योर टाल, जिसको व्यक्त करेंगे कैपिटल टी टी से, ठीक है, दोनों तरफ से टाल आया, एक्सप्रेस टाल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी से। अब वहीं पे मान लो कि अगला क्या होता है कि आपको पापा से टाल मिला, पापा की छोटी हाइट मिली, मम्मी से भी आपको टाल मिला, दोनों तरफ से टाल मिले, तो इसको बोलते हैं समयुग्मजी छोटा, प्योर डॉर्फ, मतलब कि आप एकदम बौने रहोगे, छोटे रहोगे, जिसको टी टी बताएंगे, प्योर डॉर्फ, ठीक है। एक्सप्रेस करेंगे शॉर्ट, मतलब कि एक्सप्रेस कैसे दिखाएंगे इसको, शॉर्ट को स्मॉल टी से, कैसे दिखाएंगे, स्मॉल टी से। अब आता है अगला विषम युग्मजी। भाई देखो, आपको यहाँ पे पापा से, मान लो पापा से आपको मिला टाल, मतलब कि पापा की आपकी लंबाई मिली, और मम्मी से आपको शॉर्ट मिला, छोटा मिला, कि यहाँ पे मम्मी पापा का आपको झगड़ा हुआ आपस में कि उन्होंने लंबाई दी, उन्होंने लंबाई नहीं दी, उन्होंने छोटा दे दिया, ठीक है। अभी जब मिलते हैं तो इसको एक्सप्रेस करेंगे हमेशा किससे, कैपिटल टी से टाल। मतलब जब एक ऐसी कंडीशन मिलेगी कि मम्मी से भी टाल आया, पापा से, मान लो पापा से टाल आया, मम्मी से कैसा आया, डॉर्फ आया, मतलब कि स्मॉल टी है, मतलब कि यहाँ पे आप लोग शॉर्ट, मतलब डॉर्फ, उसकी हाइट, मम्मी की जो हाइट आई डॉर्फ आई, शॉर्ट आई, तो जब ये मिलेंगे तो ये हमेशा एक्सप्रेस दिखाए जाएंगे कैपिटल टी से ही, कैपिटल टी से, मतलब कि किससे दिखाए जाएंगे, कैपिटल टी पहले रखेंगे और स्मॉल टी बाद में रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। ये तो होता है विषम युग्मजी में आता है, क्लियर। देखो, प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील क्या होता है कि प्रभावी एलील दो एलीलों में शक्तिशाली होता है, और अप्रभावी एलील दो एलीलों में कमजोर होता है। इसे बड़े अक्षरों से दर्शाया जाता है, जैसे कैपिटल लेटर से, मतलब कि जो भी प्रभावी एलील होगा इसे कैपिटल लेटर से दिखाया जाएगा। कैपिटल लेटर कोई भी हो सकता है, ए से जेड तक, ठीक है। अब यह समयुग्मजी, जो प्रभावी एलील होगा, समयुग्मजी मतलब कि टी टी ना, टाल टाल ना, तथा विषम युग्मजी में आएगा कैपिटल टी या स्मॉल टी। विषम युग्मजी में क्या लेना है आपको, कैपिटल टी या स्मॉल टी, दोनों अवस्थाओं में अपना प्रभाव दिखाता है कौन, प्रभावी एलील। और अप्रभावी एलील क्या होता है, इसे छोटे अक्षरों से दर्शाया जाता है, मतलब कि स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है, इसे स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है। यह केवल समयुग्मजी अवस्था, मतलब टी टी मतलब टाल टाल नहीं, शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है, बौने टाइप का, में ही अपना प्रभाव दिखाता है। बौने में भी अप्रभावी एलील अपना क्या दिखाएगा भाई, जो अप्रभावी एलील होगा यह बौने में भी समयुग्मी, यह केवल समयुग्मजी अवस्था मतलब कि टी टी मतलब कि शॉर्ट में ही अपना प्रभाव दिखाता है, ठीक है। अब भाई हम लोग समझते हैं कि फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो देखो, फिनोटाइप क्या होता है कि फिनोटाइप मतलब क्या होता है, किसी जीव का बाहरी दिखाई देने वाला रूप या देखे जा सकने वाले
शारीरिक लक्षण होता है। इसमें क्या होता है, किसी जीव का बाहरी दिखाई देने वाला रूप, मतलब कि आप किसी चीज को बाहर से देख सकते हो या देखे जा सकने वाले शारीरिक लक्षण होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। अगला है जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब कि किसी जीव में उपस्थित जीन का संयोजन। जीनोटाइप मतलब क्या होगा, किसी जीव में उपस्थित जीन का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो संयोजन होगा, उसे हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप। मान लो मेरे पास एक पौधा है जो कि टाल पौधा है, बड़ा पौधा टाल, जो कि शॉर्ट मतलब डॉर्फ मतलब स्मॉल टी इसके लिए होता है, डॉर्फ एक छोटा पौधा है। इसके लिए फिनोटाइप क्या होगा, टाल मतलब कि टाल। फिर जीनोटाइप क्या होगा, मतलब जीनोटाइप में यही बताया ना, किसी जीव में उपस्थित जीन का संयोजन। इसमें जीन में उपस्थित जीव का क्या होता है, इस जीव में मान लो कि पौधा एक जीव है, तो इसमें उपस्थित जो जीन का संयोजन होगा, टाल टाल आएगा। क्या आएगा, टाल टाल, या टी कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कि टाल और बौना। ठीक, और जो छोटा होगा बौना टाइप होगा या बौना होगा, इसमें टी टी ही लेंगे, क्योंकि बौने में हम लोग स्मॉल टी लेंगे। क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट, समझ गए बातें। अब आ गए भैया मेंडल साहब, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल साहब को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। अभी तक आपने जो पढ़ा ना, वो सारी कहानी इन्हीं की दी हुई है। अभी तक मैंने पीछे जो भी पढ़ा, वो सारी की सारी कहानी यही मेंडल साहब ने दी थी। ठीक है, एक बेहतरीन बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। बात सुनना, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने कहा मैं एक लंबा, मतलब कि मैं एक लंबा मटर का पौधा लेता हूं और एक छोटा मटर का पौधा लेता हूं। मतलब मेंडल साहब जो थे भाई, एक पहले लंबा मटर का पौधा लेते हैं और एक छोटा मटर का पौधा लेते हैं। एक टाल मतलब एक स्मॉल, एक बड़ा और एक छोटा। इनके बीच में क्या कराते हैं मेंडल भाई साहब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। कहते हैं देखता हूं जो बच्चे हो रहे हैं, मतलब कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, वो लंबे हैं या छोटे। मतलब भाई मेंडल साहब देखते हैं कि जो बच्चे होंगे उससे लंबे होंगे या छोटे। यही, ठीक है, यही नहीं, उन्होंने बच्चों का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया। मतलब कि वहीं पे नहीं रुके, जब मतलब कि मटर के पौधे से जो बच्चा हुआ, उस बच्चे का भी उन्होंने रिप्रोडक्शन कराया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया। रुके नहीं भाई साहब, देख लो बार बार। ठीक है, कराया, देखा, जो पता चला, देखो भाई, जब रिप्रोडक्शन कराया तो देखा जो पोता या पोती होंगे, जो उसके बाद पोता पोती होंगे, वो लंबे हैं या छोटे हैं। इन सब के लिए इन्होंने ही एक मैथमेटिकल प्रिडिक्शन, मतलब कि मैथमेटिकल प्रिडिक्शन बना दी, स्टार्ट की। इन्होंने कहा अगर तुम मुझे, क्या, अगर तुम मुझे एक लंबा पौधा और एक छोटा पौधा दोगे, मैं अभी से तुमको बता रहा हूं, जो पोते पोतियां होंगे, अगर 4 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे लंबे होंगे, एक बच्चा छोटा होगा। ये इन्होंने पहले से डिसाइड करके बता दिए थे, क्योंकि जब इनका एक्सपेरिमेंट कर लिए थे, तो ये फिर उसके बाद ये बता देना, अगर मुझे आप 4 बच्चे होते हैं तो उनमें से 3 लंबे और एक छोटे होंगे, पहले से डिसाइड करके, मतलब कि फिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, पक्का होगा, होगा है ना, होंगे। एक बच्चा छोटा होगा। और ऐसा एक्सपेरिमेंट प्लांट के लिए ही नहीं किया, अलग कैरेक्टर के लिए किया। मतलब कि इन्होंने प्लांट के पौधे पे भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, अलग अलग कैरेक्टर के लिए भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो भाई, जैसे जैसे इन्होंने भाई एक्सपेरिमेंट कहते गए भाई, इसका मतलब कि मान लो, जैसे मान लो कि मेरे पास एक मटर का पौधा है, मान लेते हैं, जैसे मान लो, मेरी बात सुनना, कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक मटर का पौधा है जिसपे वायलेट कलर का फूल खिलता है और एक दूसरा है जिसपे सफेद रंग का फूल खिलता है। इनके बीच के क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब कि पर परागण कराते हैं। ठीक है, कराते हैं, तो अगले जनरेशन के जो बच्चे होंगे उनपे किस रंग के फूल होंगे, इन्होंने ये भी किया। फिर उनके बीच में भी पर परागण कराया, तो ग्रांड जो चिल्ड्रन में किस तरह के फूल होंगे, ये सब करने के बाद इन्होंने अपने आनुवांशिकता के 3 नियम दिए। अब वो हम समझते हैं। भाई जो मेंडल साहब थे, इन्होंने मटर के पौधे पर प्रैक्टिकल किया, इनका एक्सपेरिमेंट सही निकला, फिर धीरे धीरे अन्य कैरेक्टर पे भी अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मतलब कि भाई खुद बता देते हैं यार कि अगर मुझे अब 4 बच्चे होने वाले हैं, तो 3 बच्चे लंबे होंगे, एक बच्चा बौना होगा, डॉर्फ होगा, छोटा होगा। ये सारी इनकी कहानी थी, जो आपने अभी कहानी सुनी। अब भाई देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, वंशागति के नियम दिए थे। क्या कहे थे इन्होंने,
क्या बताया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के हजारों पौधों पर, भाई बहुत सारे हजारों पौधों पर प्रयोग किए और कृत्रिम पर परागण करके यह अध्ययन किया कि लंबाई, बीज का आकार और रंग जैसे लक्षण माता पिता से संतानों में कैसे पहुंचते हैं। मतलब कि लंबाई, बीज का आकार, लंबाई हो गई, जो लंबाई मतलब कि जो माता पिता से जो लक्षण बच्चों में पहुंचते हैं लंबाई का, या बीज का जो पौधों में देखते हैं बीज का आकार, और रंग कैसा है जैसे माता पिता से संतानों में कैसे पहुंचते हैं। उनके प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति द्वारा स्थानांतरित होते हैं। और उन्होंने वंशागति के 3 नियम दिए थे। ठीक है, उन्होंने कितने दिए थे? वंशागति के भाई 3 नियम दिए थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे, देखो भाई मेंडल साहब थे, पढ़ लिया। अब भाई इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? अपना मटर का पौधा। यहाँ से क्वेश्चन एनसीईआरटी में हटा दिया गया था कि भाई जो मेंडल थे इन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना? भाई बहुत सारे पौधे हैं, क्यों नहीं लिया ना भाई, बहुत सारे पौधे हैं ना, तो इन्होंने मटर का पौधा क्यों चुना? रीजन क्या था कि यार उगाना आसान था, इसको उगाना आसान होता है, जीवन चक्र छोटा होता है, मतलब इसका जो लाइफ प्रोसेस होता है वह छोटा होता है। अब एक ही पौधे में नर और मादा जनन अंग होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि उसमें एक ही पौधे में नर और मादा जनन अंग होते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण आसानी से हो पाए। ठीक, अगला है अस्पष्ट विपरीत लक्षण। इसका मतलब क्या था कि उसमें क्या अस्पष्ट विपरीत लक्षण का मतलब है कि जैसे देखो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब कि पाए जाते हैं, अस्पष्ट विपरीत लक्षण पाए जाते थे, जैसे भाई लंबा है पौधा या बौना छोटा हो, या पीला हो, या हरा, या गोल, या झुर्रीदार, ऐसे टाइप के पौधे होते थे। या झुर्रीदार बीज होते हैं, गोल बीज होते थे, उसमें ना पीले बीज होते थे, ऐसे टाइप के। इन्होंने देखा, यही रीजन था कि उनको मटर का पौधा चुनना था। क्लियर हुआ? तो अब भाई इन्होंने कौन कौन से ट्रेड्स पढ़े थे, लक्षण पढ़े थे? इन्होंने मटर के पौधे के अंदर 7 डिफरेंट कैरेक्टर इन्होंने पढ़े थे। ठीक है, इन्होंने भाई कौन कौन से मटर के अंदर 7 डिफरेंट कैरेक्टर पढ़े थे। अब उसको देखते हैं क्या है, क्या था भाई इन्होंने जो पढ़ा था 7 डिफरेंट कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, देखते हैं। देखो, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए लक्षण थे, मटर के पौधे में विपरीत लक्षणों के साथ जोड़े थे। पहला क्या है यहाँ पे, देखो बीज का आकार, लक्षण में क्या है? एक प्रभावी लक्षण डोमिनेंट, अप्रभावी लक्षण रिसेसिव। बीज का आकार में क्या था? अगर मेरा जो बीज होगा गोल है तो उसे कैपिटल आर जीन देंगे, मतलब जीन देंगे, जीन। ठीक है, अगर बीज झुर्रीदार टाइप का, झुर्रीदार, उसे स्मॉल आर जीन देंगे। अगर बीज का रंग पीला है तो उसे कैपिटल वाई से, ठीक है, और हरा है तो उसको स्मॉल वाई से, मतलब जीन होगा। अगर फली का रंग मतलब कि जो मटर उसका रंग हरा है तो उसे कैपिटल जी से, पीला है तो इसमें स्मॉल जी से। ठीक है, फिर उसके बाद फली का आकार अगर फूली हुई है तो उसे कैपिटल एफ से, चपटी या संकुचित है उसे स्मॉल एफ से। फिर पौधे की ऊंचाई अगर लंबा है तो कैपिटल टी से दिखाएंगे। ये किसने बता, ये कौन बता रहा है? मतलब कि जब भाई मेंडल साहब ने 7 कैरेक्टर्स पढ़े थे। ठीक है, अगर पौधा बौना है, छोटा है तो उसे स्मॉल टी से। फूलों की स्थिति, पत्ती के जोड़े मतलब एसीएल पर, जैसे मान लो कि यहाँ पे पेड़ है, पेड़ के यहाँ पे पत्ती के ऊपर यहाँ पे फूल है तो उसे कैपिटल ए से दिखाएंगे। और वहीं पे बगल बगल में फूल है, कैपिटल ए से। अगर वही पौधा है मतलब शाखा के सिरे पर, टर्मिनल पर, मतलब कि जो शाखा है मान लो टहनी है, उसके सिरे पर, सीधा टर्मिनल पर, एकदम सिरे पर इसका अगर इसके फूल लगते हैं तो उसे स्मॉल ए से दिखाएंगे। ठीक, अब फूल का रंग बताते हैं भाई, कलर ऑफ फ्लावर। अगर बैगनी रहेगा तो उसे कैपिटल वी से जीन देंगे, और सफेद रहेगा तो स्मॉल वी से। क्लियर हुआ? इन्होंने ट्रेड्स पढ़े थे। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे हम लोग इनके बारे में समझेंगे थोड़ा सा, जो कि एग्जाम्पल से समझाए थे। मतलब है एक संकर संकरण, वह संकरण जिसमें एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अब इसको समझेंगे भाई हम लोग, ध्यान समझना। ठीक है, बस समझना होता है, बस यहाँ से बहुत विकल्प बनते हैं जो मैं आगे समझाऊंगा। देखो, मान लिया कि एक लंबा पौधा है आपके पास, एक छोटा पौधा है। ठीक है, पौधे की ऊंचाई अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, एग्जांपल समझने वाले हैं। क्या? एक संकर संकर मोनो हाइब्रिड में देखो, मान लो मेरे पास एक लंबा पौधा है, एक बौना पौधा मतलब छोटा पौधा, प्योर टाल और प्योर डॉर्फ। ठीक है, अगर ये प्योर टाल है, मतलब अगर ये प्योर टाल है तो भाई इसके पास हाइट के 2 जीन होंगे, मतलब कि पौधे की ऊंचाई में पता कर रहा हूं ना। अगर ए भाई
ध्यान सुनना मेरी बात, अगर ए प्योर टाल है तो इसके हाइट के कितने जीन होंगे बताओ। मान लेता हूं ए मेल है, मेल के लिए एक साइन मैंने बताया था ए वाला, ठीक है, ए मेल है, और वहीं पे फीमेल है, ये मान लो फीमेल है, इसके लिए मैंने साइन बताया था ए वाला, ठीक है। अब देखो, मान लो ए मेरे पास लंबा पौधा है, इसके हाइट के कितने जीन होंगे बताओ। हाइट के 2 जीन होंगे, कौन कौन से, इसके हाइट के कौन कौन से 2 जीन होंगे, टी और टी, ठीक है, हाइट के 2 जीन होंगे कैपिटल टी में, ठीक भाई, क्योंकि पौधा प्योर टाल नहीं, प्योर टाल है ना, दोनों कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी। अगर ये पूरे डॉर्फ मतलब कि डॉर्फ है तो इसके अंदर 2 जीन होंगे, कितने भाई, इसके अंदर इसके पास भी 2 जीन होंगे, दोनों स्मॉल टी, मतलब कि ए स्मॉल टी। अगर ये पूरा पौधा प्योर डॉर्फ है, मतलब कि पूरी तरह से ए बौना है, छोटा है, तो इसके अंदर कितने जीन होंगे, हाइट के कितने जीन होंगे, 2 जीन होंगे हाइट के, स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब भाई देखो जरा मेरी बात, मतलब कि या तो यहाँ पे स्मॉल टी है तो मेल पेरेंट्स, यहाँ पे देखो, मान लो कि मैंने माना था कि ये मेरे पास पेरेंट्स है, ठीक है, ये मेरे पास क्या थे, पेरेंट्स थे, ठीक है, माता पिता मान लो, ठीक है, पेरेंट्स थे, अभिभावक थे, ठीक। तो अब उसके बाद देखो भाई क्या होता है, मेल पेरेंट से 2 गैमेट बन गए, या तो ए टी आएगा या तो ए टी आएगा। अब अगर ये मेल पेरेंट है, मतलब कि इसको मेल मैंने दिया है, तो या तो ए टी आएगा भाई साहब, या तो अगला टी ए आएगा, ठीक है, मेल पेरेंट से या तो ए टी जाएगा या तो ए टी आएगा। उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार इसमें जो डॉर्फ मेरे पास पौधा है, इससे या तो ए टी आएगा, इससे तो या तो ए टी आएगा या तो ए टी आएगा, समझ रहे हो ना, ठीक। तो जो इसके मेरे पास से जो गैमेट्स बनेंगे, जो युग्मक बनेंगे, यही बनेंगे, या तो ए टी आएगा या तो ए टी, इसमें ए तो या तो ए टी आएगा या तो ए टी आएगा, ये गैमेट बन जाएगा, ठीक, युग्मक जिसको बोलते हैं। अब उसके बाद, ठीक है, आएगा, अब इन दोनों का फ्यूजन होगा भाई, फ्यूजन होगा मतलब एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ मिलेगा, फ्यूजन होगा। अब या तो ये इसके साथ मिल सकता है, ठीक है, ठीक है भाई। अब उसके बाद या तो ए इसके साथ मिल सकता है या तो ए इसके साथ मिल सकता है, उसी प्रकार या तो ए इसके साथ मिल सकता है या तो ए इसके साथ मिल सकता है। तो यहां से जो F1 जनरेशन बनेगी पीढ़ी जो बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, टी से स्मॉल टी मिलेगा, तो जो पीढ़ी बनेगा टी स्मॉल टी, ए पीढ़ी बना, फिर उसके बाद फिर जो कैपिटल टी स्मॉल टी से मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ए टी से मिला, ए टी इससे मिलेगा, पहला टी दोनों टी से मिल सकता है ना, फिर उसी प्रकार दूसरा टी अगले टी से मिलेगा, फिर अगला टी फिर अगले टी से मिलेगा, बनेगा कि नहीं है, ठीक। इसका मतलब टी और कैपिटल टी पहले सब में है, तो इसका मतलब यहां से जो इसका फेनोटाइप होगा, यह फेनोटाइप कैसा होगा, लंबा होगा, मतलब टाल होगा, कैसा होगा, लंबा होगा, ठीक है, टाल होगा मतलब लंबा। और इसका जो जीनोटाइप बनेगा, जीनोटाइप मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे जीनोटाइप, इसका मतलब जो टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, हर जगह कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका जो जीनोटाइप आएगा, जीनोटाइप आएगा ए कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, यही इसका जीनोटाइप होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो बच्चे पैदा होने वाले हैं वह 100% टाल, मतलब कि 100% लंबे पौधे होने वाले हैं, लंबे बच्चे पैदा होने वाले, लंबे पौधे 100%। क्यों भाई, टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, भाई कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है, इसका मतलब 100% टाल, क्योंकि फिनोटाइप कैसा है, टाल, इसका मतलब 100% यहाँ पे बच्चे टाल होने वाले हैं, ठीक। अब इसका हम लोग क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं, मतलब कि सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग F1 जनरेशन। देखो पेरेंट मेरे पास क्या थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी थे दोनों, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ठीक है। इसमें मान लेता हूं मैंने क्या दिखा था भैया, ए फीमेल, ए मेल है और ये है मेरे पास फीमेल, इसको मान लेते हैं फीमेल, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, फीमेल है, ठीक। अब देखो भैया, इसके ये पेरेंट हो गए, युग्मक गैमेट्स क्या बनने वाले हैं, अभी मैंने बताया, इससे या तो कैपिटल टी आएगा, ठीक है, या तो स्मॉल टी आएगा, ठीक। इससे फीमेल वाले में देखूं, इससे मेरे पास फीमेल वाले में कैपिटल टी आएगा या तो स्मॉल टी आएगा, ठीक, ये दोनों आ सकते हैं, ठीक भैया, क्योंकि पेरेंट स्वपरागण कराने वाले थे, पेरेंट्स इसका मतलब जो गैमेट बना था टी और टी बना था, तो मेल का भी टी और टी ले रहा था, फीमेल का भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे, या तो ए इसके साथ जाएगा कैपिटल टी, ठीक है,
फिर उसके बाद या तो ए इसके साथ जाएगा, फिर उसके बाद या तो ए इसके साथ जाएगा या तो ए इसके साथ जाएगा। तो यहाँ से जो F1 पीढ़ी जनरेशन बनेगा वह बनेगा कैपिटल टी भाई, कैपिटल टी के साथ जाएगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो स्मॉल टी देखते हैं, अब ये टी कैपिटल टी के साथ जाएगा तो तुम्हें लिखना क्या है वहां पे, पहले कैपिटल टी ही लिखना, पहले टाल आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। जब स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ जा रहा है इसका मतलब पहले यहाँ पे कैपिटल टी लिखना है, मुझे कैपिटल टी लिखना है, मतलब कि टाल आने वाला है। फिर उसके बाद टी और टी बचा, क्योंकि स्मॉल टी यहाँ पे ए आ जाएगा, क्या अगला आ जाएगा मेरे पास स्मॉल टी, ठीक है, ये आ गया भाई साहब। अब क्या करना है यहाँ पे देखो जरा, क्या देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना कि यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है। यहाँ पे ए जो जनरेशन आपको दिख रही है, ए जनरेशन कैपिटल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें 3 बच्चे जो होने वाले हैं ये टाल होने वाले हैं, और एक बच्चा जो स्मॉल टी इसका मतलब एक जो होने वाला है शॉर्ट होने वाला है, डॉर्फ होने वाला है। मतलब इससे जब यहाँ पे स्वपरागण का कराया गया तो उसमें देखा गया कि 3 बच्चे टाल होने वाले हैं, जिसके साथ कैपिटल टी है उसके साथ उसके बाद स्मॉल टी है, इसका मतलब वो टाल होगा, ठीक है। और 1 मतलब शॉर्ट, जो टी है स्मॉल टी है उसका शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फिनोटाइप जब आप अनुपात निकालोगे भाई, तो यहाँ पे क्या अनुपात निकालोगे, किसका किसका निकालोगे, टाल का और शॉर्ट का, मतलब कि लंबा और छोटा का निकालोगे ना, अनुपात निकालोगे। तो यहाँ पे देखे आप, टाल कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, और भाई शॉर्ट कितने हैं मेरे पास, 1 है, ठीक है। तो अब इसका अनुपात कितना आएगा, 75% और 25% का रेशियो आएगा। कैसे, देखो टोटल 3 और 1 4 जुड़े, कितना 3 और 1 4, 3 और 1 कितना होता है 4, इनका ऐड करोगे 3 और 1 4, और 4 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 1, एक का जब 100% से गुणा करोगे 2500 का 100 कितना मिलेगा 25%, ठीक है। फिर इसी प्रकार जब 3/4 करोगे तो यहाँ पे 100% लिखोगे, और 2500 का 100 और 25 75, तो निकल जाएगा, ये परसेंट निकल के आता है, ठीक है। जैसे हम लोग परसेंट निकालते हैं, तो यहाँ पे 75% या 25% है, मतलब 75% है कि बच्चे टाल होंगे, 25% है कि बच्चे छोटे होंगे, शॉर्ट होंगे। अब भाई इनका हम लोग रेशियो क्या निकाल लेते हैं, उसमें इसमें जीनोटाइप का अनुपात देख लेता हूं। जीनोटाइप का अनुपात क्या है मेरे पास, कैपिटल टी है, ठीक, रेशियो, फिर इस कैपिटल टी का रेशियो है, फिर इसके बाद स्मॉल टी का रेशियो। कैपिटल टी के कितना रेशियो है, 1 है, कैपिटल टी 1 है। फिर इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, देखो यहाँ पे 2 हैं, 1:2 रेशियो। फिर स्मॉल टी कितना है 1, इसका ए जीनोटाइप अनुपात हो जाएगा। अब इसी को आप लोग एक नए तरीके से और कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे F1 पीढ़ी निकाली, एक तरीके से आप लोग और कर सकते हो। कैसे भाई, मान लो इस साइड हम लोग फीमेल रखते हैं, ठीक है, और इस साइड हम लोग क्या रखते हैं, मेल पेरेंट रखते हैं। तो इधर मान लो कि मेल क्या था मेरे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फीमेल भी मेरे पास क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी मिलेगा, ये आ गया, ठीक। फिर उसके बाद स्मॉल टी ए कैपिटल टी से मिलेगा, तो पहले क्या लिखता हूँ, कैपिटल टी, फिर उसके बाद स्मॉल टी। फिर उसके बाद अब आगे आ जाओ, यहाँ पे एक कैपिटल टी स्मॉल टी से मिलेगा, ठीक है, ये फिर एक स्मॉल टी से मिलेगा, ये ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक एग्जाम्पल और है मेरे पास, क्या है, बीज का आकार। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या, बीज का आकार, मतलब कि हम लोग अब देखते हैं शेप ऑफ सीड, भैया यहाँ पे भी समझते हैं। देखो यहाँ पे पेरेंट्स है, मतलब कि पेरेंट्स जो लिया है मैंने यहाँ पे, एक मान लेता हूँ क्या मेरे पास मेल है, ठीक है, मेल है। फिर इसके बाद ये मेरे पास जो है फीमेल पेरेंट है, ठीक, चिन्ह होता है, ठीक है, मेल और फीमेल पेरेंट का। अब देखो एक ऐसा मेरे पास प्योर राउंड सीड है, मतलब पूरी तरह गोल बीज है, पूरी तरह गोल बीज है, और ये शुद्ध झुर्रीदार बीज, मतलब प्योर वरिंकल्ड सीड है, प्योर वरिंकल्ड सीड है, ठीक। अब इसके जो युग्मक निकालोगे गैमेट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्योर राउंड सीड है, तो अभी मैंने देखा था राउंड को, जो प्योर राउंड हो तो उसके जो जीन आएंगे कैपिटल आर, जो इसके आएंगे स्मॉल आर, क्योंकि वरिंकल्ड का भी मैंने देखा था ना झुर्रीदार, स्मॉल आर। अब इसके युग्मक निकालोगे तो भाई क्या आ सकता है, या तो ये कैपिटल आर आ सकता है, ठीक, या तो ए कैपिटल आर आ सकता है, ठीक। और फिर उसमें इसमें देखोगे प्योर वरिंकल्ड में या तो स्मॉल आर आ सकता है, या तो ए वाला स्मॉल आर आ सकता है, ठीक है। अब यहां से मेल कराओगे भैया, यहां से ए या इसके साथ जाएगा
ठीक, यही अगले वाले के साथ जा सकता है, फिर ए इसके साथ जाएगा और ए वाला अगले वाले के साथ जा सकता है। तो जहां यहाँ से आप लोग जो पीढ़ी निकालोगे भाई, क्या निकलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कॉमा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर अगला कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका फिनोटाइप क्या होगा कि कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसका मतलब कि कैपिटल आर पहले है, इसको बोलेंगे राउंड। कैसा होगा इसका फिनोटाइप, राउंड। और इसका जीनोटाइप जो होगा कैपिटल आर स्मॉल आर चल रहा है। फिनोटाइप में क्या लिखना है कि यहाँ पे देखा जाए सबके साथ कैपिटल आर है, इसका मतलब कि राउंड, मतलब कि पहले ये लंबा होगा, कैसा होगा, गोल होगा, गोल बीज। ठीक है, जीनोटाइप में क्या देखना है, आपकी पीढ़ी क्या चल रही है, आर वन कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल, वही हर जगह चल रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब 100% क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और यहाँ पे जो बनेगा 100% राउंड सीड बनेगा। कैसा बनेगा उस इस पौधे में, बीज का आकार कैसा होगा, हमेशा 100% राउंड सीड, मतलब गोल जैसा। कैसा होगा, गोल जैसा। समझे, समझ में आई बात, क्लियर हुआ ना। अब उसके बाद यहाँ पे अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, आगे देखने वाले भाई। इसका हम लोग क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, मतलब स्वपरागण, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। अभी मेरे पास क्या था, दो पेरेंट थे, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, मैं ले लेता हूँ कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर। एक ऐसा था फीमेल पेरेंट था मेरे पास, ठीक है, एक ऐसा था फीमेल पेरेंट, और यहाँ पे ये वाला मेल पेरेंट नाम दे देता हूँ, ठीक है, ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद जो युग्मक बनेगा, गैमेट बनेगा, या तो कैपिटल आर आएगा भैया, या तो स्मॉल आर आएगा। इसमें भी या तो कैपिटल आएगा या तो स्मॉल आर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से इसका निषेचन कराऊंगा, कैपिटल आर के साथ जाएगा, यही कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ जाएगा, फिर स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ जाएगा, स्मॉल आर के साथ जाएगा। तो यहाँ से जब आप लोग पीढ़ी निकालोगे, क्या बनेगी पीढ़ी, यहाँ से बताओ, पहले कैपिटल आर के साथ गया, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ जाएगा, फिर उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ गया। देखो, लेकिन हम लिखते क्या, पहले कैपिटल लिखते हैं ना, पहले टाल लिखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि वो ज्यादा तगड़ा होता है, उससे ज्यादा तगड़ा होता है बौने वाले से। ठीक है, फिर अगला स्मॉल आर के साथ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई साहब क्या हो रहा है कि यहाँ पे तीन बच्चे जो पैदा होने वाले हैं, मतलब कि जो बीज बनने वाले हैं, तीन यहाँ पे राउंड सीड बनेंगे। क्या बनेंगे, तीन राउंड सीड, मतलब गोल बीज। ठीक है, तीन राउंड सीड मतलब कि गोल बीज बनने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होने वाला है, गोल बीज बनने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, एक जो बेचारा बना, एक जो है, एक बनेगा झुर्रीदार। कैसा बनेगा, वरिंकल्ड बोल सकते हैं, वरिंकल्ड मतलब झुर्रीदार। ठीक है, वरिंकल्ड। ठीक है, वरिंकल्ड सीड, समझ गए। अब इसी को एक तरीके से आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर देख लो, यहाँ पे लोग, ये आप क्या, ठीक है, इधर मान लो ले लेता हूँ आप, मैं ये फीमेल कैरेक्टर और ये वाला मेल कैरेक्टर। ठीक, इधर क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर भी फीमेल का क्या था, कैपिटल आर और स्मॉल आर रख लिया। कैपिटल आर से मिलेगा कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर से मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर उसके बाद ये स्मॉल आर कैपिटल आर से मिलेगा, तो पहले क्या लिखता हूँ, कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर से मिलेगा, ए बन जाएगा, जो पी F2, ये मैं पीढ़ी बना रहा था। ठीक, अब इसका फिनोटाइप और भैया, और फिनोटाइप और जीनोटाइप इसका अनुपात देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे मैं लिखूंगा फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या, अनुपात। ठीक है, देखो क्या आएगा, यहाँ पे अनुपात किसका निकाल रहा हूँ, राउंड का, राउंड सीड का, मतलब आप लोग इंग्लिश में गोल और झुर्रीदार। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं, राउंड को गोल और वरिंकल्ड मतलब झुर्रीदार, वरिंकल्ड। ठीक है, ये अब यहाँ पे मेरे पास भैया तीन कितने हैं, तीन राउंड वाले हैं, तीन रेशियो, और वरिंकल्ड कितना है, वो पीढ़ी में एक है। तीन और एक का रेशियो कितना है, अभी मैंने पढ़ा था परसेंट में, 75% और ये 25%। ठीक है, कि 75% चांस है तीन राउंड गोल बीज होंगे, और 25% एक वरिंकल्ड होगा। अब यहाँ से देखो, जो जीनोटाइप होगा क्या आएगा, कैपिटल आर एक है, फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर है, फिर उसके बाद स्मॉल आर और कैपिटल आर है। ठीक है, स्मॉल आर है, पहले कैपिटल आर है, फिर कैपिटल आर है, फिर स्मॉल आर है। तो अब यहाँ पे कैपिटल आर कितना, एक बार है, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कितना है, दो बार है, फिर स्मॉल आर कितना है, एक है। तो जो इसका जीनोटाइप अनुपात आएगा 1:2:1, यही से वैकल्पिक क्वेश्चन बनता है भैया, याद रखना। ठीक है, समझ गए।
तो अब एक इसका एग्जांपल हम लोग थोड़ा फूलों में देख लेते हैं था, ठीक है, समझ में आ जाएगा। फूलों में देख लेते हैं क्या होने वाला है यहाँ भी। तो भाई देखो जरा, सबसे पहले फूलों का रंग मैं यहाँ पे लिए शुद्ध बैगनी फूल, मतलब कि प्योर वायलेट फ्लावर। अगर भैया वो प्योर वायलेट फ्लावर है तो उसके जो जीन होंगे वह कैपिटल भी होंगे, ठीक है। फिर पूरी तरह सफेद फूल है, जैसे प्योर व्हाइट फ्लावर है, तो उसके जो जीन होंगे स्मॉल भी होंगे, ठीक है। ये मेरे पास पेरेंट है, इस पेरेंट को नाम दे देता होगा मैं मेल, और ये जो पेरेंट है फीमेल, ठीक। अब जरा देखो इसके जो युग्मक निकलेंगे, गैमेट क्या निकलेंगे, या तो ए भी आएगा या तो ए भी आएगा, ठीक। और इसमें क्या होगा, ये तो ए स्मॉल भी आएगा या तो ए स्मॉल भी आएगा, ठीक। आएगा ना युग्मक। अब उसके बाद क्या होगा, जनरेशन क्या बनेगा यहाँ पे, कैपिटल भी स्मॉल भी के साथ बनेगा, कैपिटल भी स्मॉल भी के साथ। फिर उसके बाद कैपिटल भी अगला स्मॉल भी के साथ बनेगा, फिर कैपिटल भी स्मॉल भी के साथ, फिर कैपिटल भी स्मॉल भी के साथ, ये बनेगा। अब फिनोटाइप क्या होगा इसका रेशियो, पूरे देखो कैपिटल भी स्मॉल भी कैपिटल भी स्मॉल भी, मतलब कि कैपिटल भी हर सभी के साथ में है। तो फिनोटाइप जो होगा वायलेट फ्लावर, क्या बनेगा, वायोलेट फ्लावर, क्या बनेगा, वायोलेट फ्लावर्स, ठीक है। मतलब कि शुद्ध बैगनी फूल यहाँ पे बनने वाला है। और इसका जो जीनोटाइप होगा भैया कैपिटल भी स्मॉल भी, क्योंकि हर जगह कैपिटल भी और स्मॉल भी चल रहा है, कैपिटल भी स्मॉल भी। पीढ़ी में देखना है हर जगह क्या है, कैपिटल भी स्मॉल भी कैपिटल भी स्मॉल भी। इसका जो जीनोटाइप बनेगा कैपिटल भी स्मॉल भी, कहाँ से डिसाइड होता है, F1 पीढ़ी से, ठीक। तो यहाँ पे जो भाई बच्चे बनने वाले हैं, जो यहाँ पे फूल होने वाले, फूलों का कलर होने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ 100% वायोलेट वायलेट फ्लावर बनने वाला। 100% जो कलर होगा पौधे का वह वायलेट होगा, बैगनी होगा, मतलब कि 100% मैंने कह दिया, हाँ भाई चाहे आप लगा के देख लेना, फूल पौधा 100% वायलेट फ्लावर होगा, बैगनी कलर का। क्लियर हुआ, क्लियर हुई बात। अब इसी का भाई सेल्फिंग करा लेते हैं भाई, स्वपरागण करा लेते हैं, ठीक है, स्वपरागण करा लेते हैं भाई। मेरे पास जनरेशन क्या थी, चलो देख लो यहाँ पे, पेरेंट्स की जो जनरेशन थी कैपिटल भी स्मॉल भी था, फिर फीमेल का जो था कैपिटल भी, फीमेल का भी वही आएगा, कैपिटल भी स्मॉल भी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल भी मत रख देना, वो भाई मैंने जीन में देखा था। अब इसको भाई दो जीन थे, मैं कैपिटल भी स्मॉल भी, यहाँ भी कैपिटल भी स्मॉल भी, या तो मेल से कैपिटल भी आएगा या तो फीमेल से स्मॉल भी, या मेल से कैपिटल भी आएगा स्मॉल भी। तो ए फीमेल रख लेता हूँ और ये मेरे पास मेल है, ठीक। युग्मक क्या निकलेगा भाई, सिंपल सा गैमेट क्या आएगा यहाँ पे, आपको पता है, या तो कैपिटल भी इससे आएगा या तो स्मॉल भी आएगा। इससे देखूं या तो कैपिटल भी आएगा या तो स्मॉल भी आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है। पीढ़ी क्या लूँ, कैपिटल भी से मिलेगा, फिर कैपिटल भी स्मॉल भी से मिलेगा, फिर स्मॉल देखो ए इससे मिलेगा, दिखा रहा हूं मैं, देखते हैं देखो जरा, कैपिटल भी से मिलेगा और कैपिटल भी स्मॉल भी से मिलेगा, फिर उसके बाद स्मॉल भी कैपिटल भी से मिलेगा और स्मॉल भी। तो जब स्मॉल भी कैपिटल भी से मिलता है तो मैं क्या लिखता हूँ पता है ना आपको, कि पहले कैपिटल वाला आता है, कैपिटल भी स्मॉल भी, फिर उसके बाद स्मॉल भी बचता है। क्लियर। अब बताओ यहाँ पे भैया कि मेरे पास तीन कैसे हो रहे हैं, तीन वायलेट है, नहीं तीन वायलेट है और एक बेचारा कैसा है, व्हाइट है। स्मॉल भी क्या होता है, व्हाइट होता है ना, अभी मैंने देखा था, ठीक। अब यहां से जो फिनोटाइप रेशियो आएगा, अनुपात, मतलब किसका निकालूंगा, वायलेट के साथ, किसके, वायलेट का रेशियो व्हाइट के साथ निकालूंगा ना, बैगनी का सफेद के साथ, ठीक है। तो जो इसका रेशियो है, वायलेट कितना है मेरे पास, देखो वायलेट के 3 है पीढ़ी ना, और व्हाइट की कितनी पीढ़ी, एक, 3 रेशियो 1। यहाँ जो परसेंट का रेशियो आएगा हर जगह तो सेम आ रहा है हर जगह, ठीक है। 75 रेशियो जब ये केस बनता है, 75/25, क्योंकि 3:1 है, तो मतलब 75/25, मतलब कि 75% 25%, ठीक है। मतलब कि 75% वायलेट और 25% व्हाइट। इसका जो जीनोटाइप का अनुपात बनेगा भाई क्या है, वी कैपिटल वी फिर कैपिटल वी स्मॉल वी फिर वी और वी। कैपिटल वी कितना, एक, और अनुपात निकाल रहा हूँ ना, फिर कैपिटल वी और स्मॉल वी कितना है, 2 है, तो 1:2, फिर स्मॉल वी कितना है, 1 है। तो जो इसका अनुपात आया मेरे पास 1:2:1 आया, ठीक है। समझे कि नहीं कॉन्सेप्ट, समझ गए ना। तो एक संकर संकरण हमने देख लिया, ठीक है, अभी मैंने पढ़ लिया। अब देखेंगे द्विसंकर संकरण क्या होता है। देखो एक संकर में मैंने क्या किया था, पहले बात सुनना मेरी, कि एक संकर में मैंने क्या किया, एक कैरेक्टर की स्टडी की थी। कितने कैरेक्टर की, एक कैरेक्टर की। अगर एक संकर की बात हो तो वहां पे हम लोगों ने एक कैरेक्टर की स्टडी की थी, एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पे देखेंगे द्विसंकर में क्या होगा,
एक साथ दो कैरेक्टर की हम बात करेंगे। द्विसंकर का मतलब, द्विसंकर संकरण का मतलब क्या होता है, हम लोग एक साथ दो कैरेक्टर की बात करेंगे। यहां पे पेरेंट दिए हैं, ठीक है, पेरेंट दिए, मान लेते हैं सिंपल सा, अभी हम लोग समझेंगे। देखो सबसे पहले द्विसंकर संकरण क्या होता है, वह संकरण जिसमें एक साथ दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। मतलब कि एक साथ दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, मतलब दो कैरेक्टर का अध्ययन किया जाता है। जैसे उदाहरण मैं समझूंगा, शुद्ध लंबा एवं गोल बीज वाला पौधा तथा शुद्ध बौना एवं झुर्रीदार बीज वाला पौधा। इसको अच्छे से देखो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यार, द्विसंकर संकरण एग्जाम उदाहरण सहित अच्छे से स्पष्ट तरीके से समझाओ, तो वहां पे समझाना पड़ता है। एक संकर जो मैंने पढ़ा, एक संकर संकरण, उसको भी पूछता है कि एक संकर संकरण क्या है, उदाहरण सहित समझाओ। तो वहां पे जैसे मैंने जो पढ़ा था, लिखा था सब कुछ, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सारी चीजें ना, उसको आपको लिखना होता है एग्जाम में। तो यहाँ पे भी अब आप लिखोगे, जो यहाँ पे मैं ये सारी चीजें समझने वाला हूँ, यही एज इट इज आपको ऐसे लिख के एग्जाम में लिखना है। जब आपसे पूछेगा कि द्विसंकर संकरण क्या है, उदाहरण सहित समझाओ, ठीक है, ऐसे आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि मेरे पास पेरेंट है, ठीक है, एक पापा है और एक मम्मी है, और एक मम्मी है। अब जरा ध्यान सुनना, मतलब कि ए वाला एक प्योर टाल प्लांट एक पापा होगा, एक राउंड सीड क्या होगा, एक मम्मी है, ठीक है, मान लेंगे, ठीक है, पेरेंट में माता पिता। तो देखो भैया जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे पापा के दो कैरेक्टर एक साथ हैं। कितने, देखो पापा के दो कैरेक्टर आते हैं, मान लो कि पौधा का लिया हो तो मान लो एक क्या है मेरे पास, मेल वाला, ऐसे साइन से दिखाते हैं, और ए है मेरे पास फीमेल वाला, ऐसे मान लेंगे। यहाँ पे पापा के, मेरे पास पापा के पास दो कैरेक्टर हैं, एक टी, मतलब कि देखो होता ना प्योर टाल प्लांट, पूरी तरह से टाल है, पौधा टाल है, तो टी टी आएगा। राउंड सीड को कैसे दिखाते हैं, हम लोग पढ़े थे, कैपिटल आर से ना, प्योर होगा तो मतलब कि कैपिटल आर दोनों आएगा, ठीक है। इसका मतलब दो कैरेक्टर एक साथ हैं, प्योर टार प्लांट एंड राउंड सीड, दो कैरेक्टर मेरे पास एक साथ है, शुद्ध लंबा एवं गोल बीज वाला पौधा, मतलब कि शुद्ध लंबा पौधा और राउंड सीड, ठीक है, गोल बीज, ठीक है, इतना समझे, ठीक है। एक तो हाइट की बात की है यहाँ पे, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, हाइट की बात की है, ठीक। एक तो शेप ऑफ सीड, मतलब आकार की, मतलब कि इसमें क्या होगा, दो कैरेक्टर हैं, एक मैंने प्लांट की हाइट पे बात कर रहा हूं, एक मैं बीज पे बात कर रहा हूं, किसके, गोल बीज पे, पौधे के गोल बीज पे, ठीक है, मतलब आकार पे। तो भैया मम्मी को देखो, यहाँ पे भी दो कैरेक्टर हैं भैया, यहाँ पे पापा के मतलब प्योर टाल प्लांट के पापा के दो कैरेक्टर हैं, टी टी राउंड सीड, मतलब कि यहाँ पे दो, एक पूरा एक पापा थे, मान लो पापा है। उसी प्रकार आप मम्मी को देखो, शुद्ध बौना एवं झुर्रीदार बीज वाला पौधा। यहाँ पे देखो प्योर शॉर्ट, प्योर शॉर्ट को कैसे दिखाते हैं, प्लांट टी और टी, स्मॉल टी से। वरिंकल्ड सीड को किससे दिखाते थे, याद करो, वरिंकल्ड सीड झुर्रीदार वाला, स्मॉल आर ना, तो मतलब कि दो हैं, तो दो कैरेक्टर हैं भैया यहाँ पे, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ द्विसंकरण में, ठीक, इतना समझ गए। अब भैया तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ भी हाइट बताती है, एक शेप बताती है, ठीक है, शेप बताती है सीट की, ठीक है। आओ इसके जीन्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इसके जीन का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। तो सबसे पहले देखो, ध्यान सुनना, इससे क्या आ सकता है, एक टी, मतलब कि इससे एक टी आएगा, इसके गैमेट्स देखेंगे, इसके जीन बनेंगे। इस मतलब कि ये जो कैरेक्टर है, मतलब ये क्या होता है, क्रोमोसोम, इससे एक क्रोमोसोम आएगा टी, और इससे एक आएगा राउंड से मतलब कि टी आर बनेगा, एक पेयर बन जाएगा। फिर उसके बाद अगला टी इससे आएगा निकल के, फिर इससे आर निकल के आएगा, ए टी आर बन जाएगा, ठीक है, बन गया। अब इसमें देखो भाई जरा, इसमें क्या होगा, इसमें भी मेरे पास ऐसे करना है आपको एग्जाम में, ठीक है, इससे भी मेरे पास एक टी आएगा, एक क्रोमोसोम आएगा, और इससे स्लीप से एक स्मॉल आर, एक क्रोमोसोम आएगा। उसी प्रकार ए वाला भी टी आ सकता है, उसी प्रकार अगला आर आ सकता है, एक ये मैंने बना ली। इतना समझ गए कि नहीं मेरी बात, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ पे निषेचन होगा भाई, ए इसके साथ जा सकता है, और यही इसके भी साथ जा सकता है। उसी प्रकार ए इसके साथ जा सकता है, और ये इसके साथ अगले वाले के साथ जा सकता है, ठीक है, इतना कर लिया। अब यहाँ पे F1 पीढ़ी देखेंगे, जनरेशन क्या बनने वाला है, यहाँ पे हम लोग जनरेशन देखने वाले हैं। देखो क्या है, टी आर टी, यहाँ पे पहले देखो टी
आर जो है टी आर के साथ जाएगा, तो टी वाला जो एक साथ रखते हैं करेक्टर एक साथ रखते हैं, टी आर और इस कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब कि देखो यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर है, स्मॉल टी स्मॉल आर है, तो कैपिटल टी लिया और स्मॉल टी इसको एक साथ रखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर एक साथ रखेंगे, ठीक है। फिर कॉमा अगला, फिर कैप देखूंगा अगला यही अगले वाले से कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। फिर अगला ए इन दोनों के साथ मिल गया, निषेचन किया। अब ए वाला बच्चा अगले वाले दोनों के साथ निषेचन करेगा क्या, कि मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी प्रकार अगला भी वही लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब इस पहला वाला पेयर इन दोनों के साथ बनाया, फिर दूसरा वाला पेयर इन दोनों के साथ बनाया, ये है F1 पीढ़ी। तो कितने बच्चे हो रहे हैं, 4 बच्चे हो रहे हैं। अब इसका फिनोटाइप क्या लिखोगे भाई, फिनोटाइप क्या लिखोगे इसमें, देखो टाल मतलब क्या लिखोगे, लंबा, क्या लिखोगे, लंबा एंड राउंड सीड प्लांट, मतलब कि लंबा पौधा, ठीक है, लंबा पौधा। और या हम ऐसे लिख सकते हैं, लंबा एवं लंबा एवं गोल बीज वाला पौधा, लंबा एवं गोल बीज वाला पौधा, ठीक है, फिनोटाइप। समझ रहे हो ना, मतलब तो यहाँ पे आपने देखा कि कैरेक्टर के दो जीन होंगे, आपने मैंने देखा कैरेक्टर दो जीन, एक टी आर फिर टी आर, ठीक है। फिर उसके बाद कैरेक्टर के दो जीन थे, कैपिटल टी यहाँ पे कैपिटल आर यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। इसके जीन मम्मी से आया होगा, एक जीन मम्मी से आया होगा, एक जीन पापा से आया होगा, ठीक है। मान लो मम्मी ने भी कैपिटल टी दिया, पापा ने भी कैपिटल टी दिया, ठीक है। इनके पास इनके पापा से आया होगा, मम्मी ने कहा टाल हो जाओ, पापा ने भी कहा टाल हो जाओ, मतलब टी टी ए मेरे पास कैरेक्टर बन गया। मम्मी ने कहा टाल हो जाओ, पापा ने भी कहा टाल हो गया, टाल हो जाओ, ठीक है। तो कैसे देखो प्योर, फिर कैसे देखो, देखो प्योर देखो। अब भैया जब गैमेट्स युग्मक बनेगा, यहाँ पे मैंने गैमेट्स बना दिया, इससे एक टी आएगा, फिर इससे एक आ रहेगा, फिर इससे एक टी आएगा, इससे एक आ रहेगा, मैंने गैमेट्स यहाँ पे बना लिए, ठीक है, ठीक है, बनेगा। तो हर एक पेयर से एक क्रोमोसोम आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिया ना, ए पूरा एक टी टी का पेयर था, इससे एक क्रोमोसोम टी आया, फिर इससे एक क्रोमोसोम आ रहा है, ये बना, फिर इससे एक टी आया, फिर एक से एक आ रहा है, मतलब कि हर पेयर से एक एक क्रोमोसोम उठ के आ गया। तो अब मैं अगर उसके बाद मैं क्या देखा कि F1 पीढ़ी मैंने बनाया, ये इसके साथ में निषेचन है, इसके साथ, फिर अगला ओ उसके साथ, ओ उसके साथ, F1 पीढ़ी मैंने बना लिया, ठीक है। मतलब यानी जो F1 पीढ़ी देखूं तो वह सारे बच्चे एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे देखो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सारे बच्चे एक जैसे हैं, दिख रहे हैं, ठीक है। तो फिनोटाइप क्या होगा, दिखाई कैसे पड़ेगा भाई, इसी टाइप कैसे दिखेगा, मतलब कि लंबा एवं गोल बीज वाला पौधा, मतलब टाल एंड राउंड सीड्स प्लांट, ठीक है, ठीक है, समझे। अब इसका जीनोटाइप देखूंगा, जीनोटाइप क्या आ रहा है, फिनोटाइप से देखते हैं, फिनोटाइप से पता चलेगा क्या, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका ये क्या बन जाएगा, जीनोटाइप बन जाएगा भैया। अब जो इन्हीं बच्चों का आपस में हम लोग स्वपरागण कराते हैं, क्या कराते हैं, ये जो बच्चे हैं F1 पीढ़ी के, इन्हीं को हम लोग स्वपरागण कराएंगे, इतना समझ गए, ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब इनका हम लोग जो बच्चे थे स्वपरागण कराएंगे, ठीक है। अभी मैंने एक चीज नहीं बताया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे आप लोग क्या बता पाओगे कि हाँ भैया 100% F1 पीढ़ी में जो होंगे, F1 पीढ़ी में जो 100% जो बच्चे होंगे वह कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे, मतलब कि टाल प्लांट एंड राउंड सीड, मतलब कैसे होंगे, 100% टाल प्लांट एंड राउंड सीड, ठीक है, टाल प्लांट एंड राउंड सीड। इसका मतलब क्या है कि 100% भैया लंबा एवं गोल बीज वाला पौधा होगा, 100% बात से हो रहा है, क्योंकि हर जगह टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, वही हर जगह पीढ़ जो बच्चे हैं एक जैसे बन रहे हैं ना, बच्चे एक जैसे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, इतना समझे। अब मैं इनका स्वप परागण कराता हूँ, ये भी आपको बनाना पड़ेगा उसी के साथ साथ, ठीक है। नीचे स्वप परागण मतलब F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी है, ठीक है मेरे पास। अब हम लोग भैया इनका स्वप परागण कराएंगे तो क्या देख पाएंगे, यहाँ पे देखो मेरे पास जो पेरेंट था, पेरेंट आपके पास पता है कि पेरेंट क्या थे आपके पास, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, जो पेरेंट थे ये ना, जो मैंने पेयर बना था कैपिटल टी स्मॉल आर F1 पीढ़ी में, ठीक है, F1 पीढ़ी में ही बना था, फिर अगले भी F1 पीढ़ी में बना था जो फीमेल के लिए था, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। ये मान लेता हूँ हम लोग फीमेल मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए, ताकि आप जानते रहें।
अब गैमेट्स युग्मक यहां से क्या बना था कि हर एक पेयर लेकर जाएगा। अब इसी से मैं पेयर बनाऊंगा ना भैया, कितना बनेगा देखो, इसका क्या आ सकता है टी, और इसी से क्या आ सकता है कैपिटल आर, एक पेयर बनेगा। ठीक, इससे एक क्रोमोसोम आएगा कैपिटल टी, ठीक है, और स्मॉल आर। इसका मतलब क्या है पता है, देखो जो ए टी है यहाँ पे भैया, यहाँ पे ये जो टी है अगले वाले, यहाँ पे ये टी, ये जो है आर से मिलेगा कैपिटल टी आर, फिर कैपिटल टी स्मॉल आर से मिलेगा। ठीक, फिर वहीं पे अगला जो यहाँ पे देखो मैंने क्या देखा, मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा था आपको, एक कैपिटल टी जो है कैपिटल आर से मिला, यही कैपिटल टी यही स्मॉल आर से मिलेगा। फिर इसी प्रकार स्मॉल टी स्मॉल कैपिटल आर से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ए क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल आर, तो पहले हम लोग क्या रखते हैं कैपिटल आर और स्मॉल टी, ए बनेगा। ठीक, फिर उसी प्रकार आप स्मॉल टी स्मॉल आर, तो मतलब कि स्मॉल टी स्मॉल आर, ये चार इसके गैमेट्स बन जाएंगे, युग्मक बन जाएंगे। ठीक है, इस एफ वन पीढ़ी के लिए, मेल के लिए। उसी प्रकार आप देख लो किसके लिए, फीमेल के लिए भी आ जाओ। ठीक है, फीमेल के लिए कंडीशन में आ जाओ, कैपिटल टी कैपिटल आर। ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे जो स्मॉल आर बनाया हूँ यहाँ पे टी रहेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे टी रहेगा। ठीक है, तो अब उसके बाद देखो आगे, तो स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी ए आर के साथ मैच खाएगा, तो इसका मतलब कि बड़ा वाला पहले रख दो, छोटा वाला भी रख सकते हो। ठीक है, दिक्कत नहीं है। अब यहाँ भी कैपिटल टी कैपिटल आर इसके साथ रखा, मतलब कि आर बड़ा वाला पहले रखना, फिर टी स्मॉल टी और स्मॉल आर, ये रख दिया, ये चार पेयर बने। मतलब कि टोटल चार चौक चार, उसके चार इसके, इस एफ वन पीढ़ी के चार, और इसके भी चार, फीमेल के भी मेल के भी, चार चौक 16, मतलब कि 16 संतानें पैदा होंगी। टोटल कितनी संतानें, 16 संतानें पैदा होंगी भैया। ठीक है, इतना समझ लो ना, कितनी संतानें, 16 संतानें, 16 ऑफस्प्रिंग्स को पैदा होंगे। इतना समझ गए ना। अब मतलब कि हर एक एक इसके साथ जाएगा, यही अगले वाले के साथ जाएगा, यही फिर अगले वाले के साथ जाएगा, फिर अगला उठाऊंगा ये अगले फिर ये अगले, चारों के साथ मिलेगा, फिर ये उठाऊंगा फिर अगले ये चारों के साथ मिलाएगा, फिर अगला उठाऊंगा ये चारों के साथ मिलेगा। तो इनका हम लोग क्या बनाएंगे, एफ टू पीढ़ी, मतलब कि जनरेशन इसी बॉक्स में बनाएंगे हम लोग। ठीक है, देखेंगे ये एफ टू पीढ़ी की जो जनरेशन है होगी, इसी बॉक्स में हम लोग बनाने वाले हैं। चलो हम लोग इसी बॉक्स में बनाते हैं। ठीक, कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग इसी बॉक्स से समझेंगे। पहले मैंने क्या बताया है देखो, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो मैं इसको बॉक्स थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, ताकि वहां पर मैं लिख पाऊँ। ठीक है, अब उसके बाद इस लाइन को थोड़ा सा नीचे कर दूँ ताकि वहां पर मैं वो जो पेयर होगा वो लिख दूँ। ठीक है, ऐसे इसको नीचे कर दे रहा हूँ। अब देखो जरा लिखता हूं, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ए वाला कंडीशन इधर हम मेल वाला लिखेंगे। ठीक है, और भाई इधर वाला हम लोग फीमेल वाला लिखेंगे। इधर वाला सॉरी, इधर फीमेल, ए फीमेल का साइन है, ए मेल का साइन है। ठीक है, ऊपर तरफ मेल वाला, नीचे वाला फीमेल। बातें ध्यान से सुनना बहन और मेरे भाई। ठीक है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो यहाँ से मैं मेल वाला लिखूंगा कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर उसके बाद स्मॉल टी, या ऐसा लिख दो आप लोग कि कैपिटल आर स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल टी। फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे, या ऐसा करो कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर यहाँ पे क्या था कैप स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा इसको आप स्मॉल टी और कैपिटल आर भी लिख सकते हो। ठीक है, गलत नहीं रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ फीमेल के साइड। फीमेल के साइड क्या है, कैपिटल टी कैपिटल आर। ठीक है, ऊपर से बनाते हैं। ठीक है, वहां बॉक्स जहाँ पे है, यहाँ पे कैपिटल टी भैया, कैपिटल टी और कैपिटल आर है। फिर उसके बाद क्या है, कैपिटल टी स्मॉल आर है। फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल टी है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल आर, ए वाला फीमेल वाला चारा, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। यहाँ पे पहले में क्या था, पहले पेयर में कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी कैप स्मॉल आर। अब इन्हीं को बॉक्स में हम लोग रखेंगे। देखो भैया कैसे मिलाएंगे, टी आर है ना, तो यहाँ से क्या आएगा, पहले एक साथ इन दोनों को रख दूंगा, टी टी, इसका टी आर मिलेगा, टी टी पहले आएगा, एक साथ रख दो पेयर वाला, फिर आर आर हो जाएगा। ठीक,
फिर उसके बाद ए और इससे मिलेगा, मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल आर आ जाएगा। फिर ये इसके साथ मिलेगा, मतलब कि इसको रख दूंगा मैं क्या, कैपिटल आर पहले रख दो। फिर इसके बाद या ऐसा करते हैं हम लोग, जब ए इससे के साथ मिलेगा तो क्या करना है इसमें, देखो जरा सोचो तीसरे में क्या करना है मुझे। मतलब कि क्या मैंने बना था, कैपिटल टी स्मॉल आर मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे ए जो था, ए वाला पेयर कैपिटल, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे दूसरे वाले में थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, दूसरे वाले में क्या गलती हो रही भैया, एक मिनट देखो, यहाँ पे थोड़ा, मतलब कि पहले ए आला टी आर इस टी आर के साथ मिला, मतलब कि कैपिटल आर, फिर यही आला इससे मिलेगा, ठीक है। तो कैपिटल टी फर्स्ट वाले से कैपिटल टी बनेगा और कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। फिर इसके बाद आगे मैं पहुंचा तो आगे बनेगा ए आला कैपिटल टी इसके साथ आएगा, ठीक है। कैपिटल यहाँ पे देखूंगा मैं, यहाँ पे क्या है मेरे पास, इस यहाँ पे ए इसके साथ बन गया, फिर आगे बनाऊंगा तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा ना, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर, और यहाँ पे कैपिटल आर आएगा। मतलब इसको फीमेल वाला पहला उठाया इसके साथ, फिर इसको उठाया, फिर इसके साथ, फिर इसको उठाया, फिर इसके साथ कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टू है और कैपिटल आर है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला ए भी उठाऊंगा, ए कैपिटल टी स्मॉल टी, ए टी स्मॉल टी आर, ए कैपिटल टी आर के साथ, पहले वाले में देख रहा हूँ बॉक्स को, तो टी वाला के एक साथ रख दिया, फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर रख दिया इतना। अब इसमें आप लोग क्या लिखोगे भैया कि कैपिटल टी स्मॉल आर मतलब टाल एंड राउंड, मतलब कि यहाँ पे लिखोगे आप लोग लंबा, और आर आर क्या होता है, राउंड, लंबा, और राउंड को क्या बोलता हूँ, गोल, लंबा, और आप लोग क्या लिखोगे, गोल। इसमें क्या लिखोगे, टाल एंड राउंड, ये भी वही दिख रहा है ना, टाल एंड राउंड मतलब कि लंबा, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल आर भी है तो उसके मतलब कि है सिंपल सा लंबा और यहाँ पे गोल, ठीक है, लंबा और गोल लिख दोगे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ भी कैपिटल टी पहले है तो यहाँ भी वही लिखोगे लंबा, और कैपिटल आर भी है पहले, तो और लिख के लंबा और गोल, सब में हो जाएगा वही, चार बच्चे सेम पैदा होंगे, लंबा और गोल, लंबे और गोल। यहाँ भी कैपिटल टी पहले है तो क्या बनाओगे, लंबा, ठीक है, और क्या लिखोगे, गोल, लंबा और गोल, ठीक। अब इसके साथ आ जाता हूँ, इसके साथ कॉम्बिनेशन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कैपिटल टी आर है तो कैपिटल टी स्मॉल आर है, तो क्या बनाओगे यहाँ भी भैया बताओ, यहाँ बनाओगे क्या, कैपिटल टी और फिर कैपिटल आर स्मॉल आर आया। फिर उसके बाद आगे बनाओगे इसका इसी के साथ कैपिटल टी इसी दूसरे वाले का इसी के साथ स्मॉल आर, ठीक है, ये बन गया। फिर ये इसके साथ बनेगा तो पहले क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लो, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर अगले वाले में देखूंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी इसका इसी दूसरे वाले के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर पहले रखो, फिर स्मॉल आर है, ठीक है। इसमें भी आप लिखोगे क्या बन रहा है, इसमें देखो कैपिटल टी और आर स्मॉल आर है, कैपिटल है ना पहले, तो यहाँ पे मतलब कि पहले बनेगा मेरे पास और लंबा और कैसा बनेगा, राउंड मतलब कि गोल, लंबा और गोल बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद है आगे, यहाँ पे देखो नीचे वाले में क्या लिखेंगे हम लोग, बस सुनते जाना, बस टाल एंड, देखो टी से क्या होता है, टाल मतलब कि लंबा, ठीक है, और स्मॉल आर क्या होता है, झुर्रीदार ना, यहाँ पे लिखोगे आप लोग कि झुर्रीदार, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आ जाओ, यहाँ पे देखो कैपिटल टी पहले है तो इसका मतलब कि लंबा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कैपिटल आर भी है बीच में तो यहाँ पे लंबा और यहाँ पे और लिख देना बीच में, ठीक है, लंबा और कैपिटल आर है मतलब कि यहाँ पे गोल, ठीक है, राउंड जैसा मतलब कि गोल। अब इसमें आ जाओ भैया, इसमें क्या है, पहले कैपिटल टी है तो कैपिटल टी में क्या लिखूंगा, टाल मतलब कि लंबा, और फिर उसके बाद स्मॉल आर वाला है, स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार, लंबा झुर्रीदार, ठीक है, लंबा झुर्रीदार। अब आ जाओ अगले में कॉम्बिनेशन बैठाता हूँ, फिर कैपिटल टी ये तीसरे वाले के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी जुड़ेगा, कैपिटल टी यहाँ पे देखो मैं बनाता हूँ कैपिटल टी, फिर उसके साथ किसके साथ मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल आर,
ठीक, फिर उसके बाद कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर है, फिर ए आर टी, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, स्मॉल टी ले लो, फिर कैपिटल आर ले लो, या कैपिटल आर पहले लेते हो, स्मॉल टी बाद में ले लेते, ठीक है। अब उसके बाद ए स्मॉल टी आर, ए कैपिटल आर टी, क्या बनेगा पहले भैया आएगा, देखो जरा यहाँ पे, पहले कैपिटल टी ले लो, फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर ले लो, ठीक। उसी प्रकार इसको भी बना देता हूँ अगले चौथा वाले नंबर को, फिर अब इसके साथ ले लेता हूँ, तो फिर एक कैपिटल टी, ये चारों को कॉम्बिनेशन इसी के साथ कराना, कैपिटल टी है और फिर स्मॉल टी ले लूंगा, कैपिटल आर और ए स्मॉल आर के साथ ले लूंगा, ठीक। फिर अगला वाला स्मॉल टी आर है, स्मॉल टी, एक कैपिटल टी आर है, स्मॉल टी आर है, मतलब कि पहले कैपिटल टी फिर नीचे स्मॉल टी, फिर स्मॉल आर ले लो, अगला आर टी और टी आर, तो कैपिटल आर पहले ले लो, या ऐसा करो कैप स्मॉल टी पहले ले लो, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर ले लो, फिर अगले वाले केस में स्मॉल टी आर है, स्मॉल टी आर मतलब कि टी टी और आर आर, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाते हैं, देखो जरा, कैपिटल टी है, कैपिटल आर है, तो इसका मतलब क्या बनेगा भैया, टाल मतलब कि लंबा, और कैसा बनेगा, गोल, लंबा गोल, ठीक है, लंबा और गोल, ये कैपिटल टी, ये भी आर है, तो ये भी क्या बनेगा, लंबा और गोल, ठीक है। फिर अगले वाले में क्या देखोगे आप लोग, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल आर है ना, इसका मतलब शॉर्ट मतलब कि छोटा, और कैपिटल आर है मतलब कि राउंड मतलब कि छोटा गोल। फिर स्मॉल टी है, स्मॉल टी में भी क्या आप लोग देखोगे, क्या बताया इसमें स्मॉल टी में, कि भाई छोटा स्मॉल टी होता है बौना वाला, और कैपिटल आर है पहले, तो इसका मतलब कि राउंड मतलब कि गोल, ठीक। अब उसके बाद इसमें देखो, कैपिटल टी पहले है ना, आपको दिख रहा है कैपिटल टी, मतलब कि लंबा लिखना है, लंबा, पहले कैपिटल टी दिखे, फिर कैपिटल आर भी दिख रहा है पहले, इसका मतलब क्या लिखोगे, गोल, लंबा गोल। यहाँ पे देख लो क्या दिख रहा है आपको भैया, यहाँ पे दिख रहा है टाल, मतलब कि कैपिटल टी पहले, टाल मतलब कि लंबा, और स्मॉल आर इसका मतलब कि क्या होता है, वरिंकल्ड ना, वरिंकल्ड, लंबा और मतलब कि झुर्रीदार, स्मॉल आर वाला, ये झुर्रीदार। फिर इसमें आ जाओ, इस केस में आ जाओ, इसमें क्या दिख रहा है, स्मॉल टी का मतलब कि क्या होता है, सौ छोटा, ठीक है, और कैपिटल आर पहले, फिर इसका मतलब कि छोटा, और क्या बनेगा, राउंड मतलब कि गोल, कैपिटल आर होता है गोल ना। फिर अगले वाले केस में देखो, सबसे अलग है भैया, स्मॉल टी स्मॉल आर, इसका मतलब कि क्या होगा, छोटा, और स्मॉल रिंकल्ड बोलता हूँ झुर्रीदार ना, क्या बोलता हूँ, झुर्रीदार, ठीक है, समझ गए, करा दिया ना भाई यहाँ पे। अब यहाँ से इसका हम लोग क्या बनाएंगे, कि फिनोटाइप यहीं से पता करेंगे, इसका अनुपात, किसका अनुपात क्या होगा, फिनोटाइप, ठीक है। देखो जरा इसका फिनोटाइप देखता हूँ भैया, कि क्या आएगा यहाँ पे, ठीक, इसका फिनोटाइप बना लेता हूँ यहाँ पे, कि इसका फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप, ठीक है। अब देखो जरा, फिनोटाइप अनुपात क्या आएगा मेरे पास, हम्म, एक मिनट, देखो फिनोटाइप में यहाँ पे रेशियो देखता हूँ, फिनोटाइप अनुपात क्या आएगा इसका, देखो भैया, यहाँ पे टोटल कितने बच्चे हैं, चार, इसमें चार चौक 16, 16 है ना, तो सबसे पहले अगर आपने देखा यहाँ पे 9, कितने आपको दिखेंगे यहाँ पे, देखना जरा, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ 9 रेशियो 3 रेशियो 1, मतलब कि 9, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो यहाँ पे हरा है, हरा लाइन वो 9 है ना, मतलब कि टाल है, टाल एंड राउंड, मतलब कि लंबा, आपको क्या दिख रहा है, हरे हरे वाले से लिख देता हूँ, ठीक है, लंबा, ठीक है, लंबा एंड मतलब कि गोल, लंबा और गोल है, फिर ठीक है। फिर इसके बाद 3 कैसे हैं आपके पास, 1 2 3, लंबा एवं झुर्रीदार, ठीक है, टाल एंड व्रिंकल्ड, ये जो मैं इससे लिखा हूँ, ये 3 कैसा है, लंबा दिख रहा है इस कलर से ना, लंबा एवं झुर्रीदार, ठीक है, ये। फिर उसके बाद 1 2 3, ये अगले वाले कलर से जो आपको दिख रहा है, छोटा एवं गोल है ना, छोटा, ये वाला अगला जो 3 है, ठीक है, इस वाला 3 है छोटा, 3 ये छोटा और गोल है। फिर एक सबसे अलग दिख रहा है, छोटा झुर्रीदार, ये वाला लाइन, ठीक है, एक सबसे अलग दिख रहा है, जो एक है छोटा झुर्रीदार, ठीक है, छोटा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ छोटा झुर्रीदार।
तो ये इसका रेशियो हो जाएगा 9:3:3:1, मतलब कि यहाँ पे जो लंबे और गोल बीच के आकार के जो पौधे थे वो 9 बने, 9 बच्चे हुए, और 3 लंबा झुर्रीदार, 3 छोटा गोल वाला और एक छोटा झुर्रीदार। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, समझ गए होगे ना भैया? बोर मत समझना यार, समझना, क्योंकि ऐसे आप लोग बनाना पड़ेगा एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आएगा तो भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, तो अब भैया हम समझते हैं जो मेंडल के वंशागत के जो नियम थे वो क्या नियम थे, इन्होंने क्या नियम, मैंने देखा था ना वहां पे 3 नियम, कि हाँ भैया जो मेंडल के नियम थे उन्होंने 3 नियम दिए थे। क्या है? पहला प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जब किसी जीव में किसी गुण के लिए 2 एलील हो, अलग अलग होते हैं, मतलब कि जिसको बोलते हैं विषम युग्मजी, तब जो एलील अपना प्रभाव दिखाता है उसे प्रभावी एलील कहते हैं, जबकि जिसका प्रभाव दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी एलील कहते हैं। अगला नियम क्या था? पृथक्करण का नियम, जिसको बोलते हैं युग्मक की शुद्धता का नियम। इसमें क्या होता है कि युग्मक बनने के समय, जब युग्मक बनता है, युग्मक बनने के समय एलीलों का पृथक्करण हो जाता है, जिससे प्रत्येक युग्मक में किसी गुण का केवल एक ही एलील जाता है। मतलब क्या होता है कि पृथक्करण में युग्मक बनने के समय, मतलब जब युग्मक बनता है, जब जायगोट बनता है, जब सॉरी गैमेट बनता है, उस टाइम एलीलों का जो पृथक्करण होता है, अलगाव होता है, जिससे प्रत्येक युग्मक में, मतलब कि हर एक गैमेट में किसी किसी गुण का केवल एक ही एलील जाता है। मतलब कि जो गुणसूत्र होगा उसका केवल एक ही एलील जाएगा, दोनों एक साथ नहीं जा सकते, या तो वाई या तो एक्स। आगे पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए? अब इसने तीसरा नियम क्या था? इसका तीसरा नियम क्या था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें क्या होता है? विभिन्न जीनों के एलील, जो कई प्रकार के जीन थे, उनके एलील जो होते हैं एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, मतलब कि एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ठीक, समझ गए ना? ठीक है, तो भैया अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे लिंग निर्धारण, मतलब कि सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो मतलब कि यानी जेंडर डिटर्मिनेशन हम बोल सकते हैं। अगर मैं, यहां पे सुनना मेरी बात, अगर मैं ह्यूमंस के केस में देखूं, तो ए एक जनरेशन होता है। क्या होता है? ये एक क्या होता है? जनरेशन होता है। ये जो लिंग डिटर्मिनेशन है या एक भाई जनरेशन होता है। क्या होता है? एक जनरेशन होता है। देखो, एक मैंने बताया क्या जनरेशन होता है, ठीक। तो मैंने क्या बता रहा हूं कि मैं जब ह्यूमन के केस में देखूंगा, ठीक है, ह्यूमन के केस में देखूंगा, तो यहाँ पे क्या होता है, एक भाई सिंपल सा है कि एक, देखो ह्यूमन के केस में होता है ना सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक। तो मैं जब इसमें देखता हूं तो ये एक जेनेटिक्स, क्या जेनेटिक्स होता है, क्या होता है? जेनेटिक्स होता है। जेनेटिक्स पैदा होने से पहले ही हमारे जेंडर डिसाइड हो चुके हैं। मतलब देखो भाई, जब मान लो कि ह्यूमन के केस में जब भी कोई बच्चा या बच्ची पैदा होना है, ठीक है, उसका पहले से ही पेट के अंदर ही, जब हम लोग मम्मी के पेट में रहते हैं तभी से जेंडर डिसाइड हो जाता है, तभी से बता दिया जाता है कि लोग, हाँ, बड़े बड़े डॉक्टर चेक करके बता देते हैं, हाँ लड़का होगा कि लड़की होगी, मतलब कि जेंडर बता देते हैं, हाँ लड़का होगा कि लड़की होगी, मेल होगी या फीमेल। तो मतलब कि पहले से जेंडर डिसाइड कर देते हैं, डिसाइड हुआ है, यानी कहीं ना कहीं वो आपके सेल्स में, आपके क्रोमोसोम में चला आ रहा है। वो इंसान लड़का होगा कि लड़की होगी, ये पहले से पता चल जाता है, जेंडर पता चलता है, हाँ भैया लड़का होगा या लड़की होगी। ये कहीं ना कहीं जेनेटिकली डिसाइड होता है ह्यूमंस के केस में, ठीक है भैया। अच्छा, ह्यूमन के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहले मानव में आनुवांशिक रूप से विरासत में मिलता है, मतलब कि मानव में आनुवांशिक रूप से विरासत में मिलता है जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, या ये होता है कि जो मानव में आनुवांशिक रूप से विरासत में मिलता है, जब हम लोग पैदा होते हैं, जन्म होता है, तभी से हम मुझे जो सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं वो पहले से मिले होते हैं, ठीक है। अब इसमें तुम्हें मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना, इसमें यहाँ पे ध्यान देखना, देखो जो मेल मेरे होते हैं, फीमेल में 23 जोड़े होते हैं भाई फीमेल में, और 23 जोड़े मेल में होते हैं, गुणसूत्र, ठीक है। अब इसमें देखो, जो फीमेल में होता है यक्स गुणसूत्र होता है, और मेल में जो होता है यक्स और वाई गुणसूत्र होता है, 2 होते हैं, ठीक है। मतलब कि मेल के अंदर
क्या होता है मेरे पास, मेल के अंदर दो गुणसूत्र होते, दो क्रोमोसोम, या एक्स या वाई, मतलब एक्स वाई दो क्रोमोसोम, और फीमेल के अंदर सेम क्रोमोसोम होते हैं, यक्स यक्स, मतलब कि सेम गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर इसका युग्मक देखूं, गैमेट देखूं, तो या तो इसका यक्स आ सकता है या तो इसका वाई आ सकता है। इसका देखो, या तो यक्स ए वाला यक्स आ सकता है या तो ए वाला यक्स आ सकता है, ठीक है। अब इसके जो जाइगोट बनेंगे, युग्मनज बनेंगे, जिसको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है, या तो ए वाला एक्स इसके साथ मिल जाएगा या ए वाला एक्स इसके साथ मिल जाएगा, फिर ए वाला वाई इसके साथ जा सकता है या ए वाला वाई इसके साथ जा सकता है। तो बनेगा क्या, यक्स यक्स बन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद यक्स यक्स, फिर यक्स यक्स बन सकता है। फिर उसके बाद देखो, यक्स वाई बन सकता है, पहले यक्स फिर वाई, ठीक। या फिर ये पहले यक्स आता है, पहले यक्स लेना, फिर यक्स या वाई, ठीक है, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे जरा देखो कि यहाँ पे यक्स 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 का मतलब क्या हुआ, यक्स यक्स की कितने कंडीशन बन रहे, दो, तो यहाँ पे कितना यक्स यक्स मिला, तो जान लो वहां पे दो गर्ल्स होने वाली हैं, दो गर्ल्स पैदा होने वाली हैं, ठीक है। और एक्स वाई मतलब कि दो बॉयज भी होने वाले हैं, कितने, दो बॉयज बच्चे पैदा होने वाले, दो बॉयज, दो गर्ल्स पैदा होने वाले, दो बॉयज पैदा होने वाले हैं, ठीक है। तो इससे समझ में आ जाता है जब वो गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या बात आता है कि यहाँ पे भैया कि जो यार 50% चांस है, कि 50% चांस है कि वह बॉय होगा, लड़का होगा, और यहाँ पे 50% ही चांस है भाई, 50% ही चांस है कि वह लड़की होगी, मतलब गर्ल होगी, 50% ही चांस है कि वह लड़की है। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस का एक परफेक्ट पेयर होता है फीमेल का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एकदम डिसाइड फिक्स नहीं कर सकते कि हाँ भाई लड़का ही होगा, लड़का ही होगा, या लड़की होगी, लड़की होगी, लेकिन ऐसा है कि हाँ 50% चांसेस है कि लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, क्योंकि भाई दो गर्ल्स दो बॉयज, मतलब कि 50% चांसेस है भाई, जितना लड़का उतना लड़की भी हो सकती है, मतलब कि लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है। ऐसा बोलते ना गाँव घर में भैया, या तो लड़की पैदा होगी या तो लड़के पैदा पैदा होंगे ना, ऐसा बोलते हैं, नर्सिया कही है ना। देखो इंसानों में जो गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं, 23rd जोड़े सेक्स क्रोमोसोम भाई, 23 जोड़े होते हैं किसके, लिंग गुणसूत्र के, मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इतना समझ गए। अब यहाँ पे देखो क्या है आगे, कि बच्चे का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि उसे अपने पिता से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त होता है, क्रोमोसोम प्राप्त होता है। जो भाई बच्चे का जो लिंग होता है, जो सेक्स होता है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसे अपने पिता से कौन सा गुणसूत्र मिला है, मतलब कि पिता से यक्स मिला है कि वाई मिला है। ये भाई ऐसा मुझे ये खुद मतलब कि डिसाइड होता है कि हाँ पिता से क्या मिलने वाला है, कोई फिक्स नहीं होता, पिता से यक्स भी क्रोमोसोम मिल सकता है, वाई भी क्रोमोसोम क्रोमोसोम मिल सकता है। भाई हम लोग जानते हैं कि भाई अभी मैंने देखा कि जो गर्ल होती है उनके अंदर में जो फीमेल होता है, मान लो अभी मैंने देखा, क्या देखा भाई, आप ये सोचो, जो मेरे पास फीमेल थी, ठीक है, फीमेल थी, इसके अंदर दो क्रोमोसोम थे, यक्स यक्स, और जो मेरे पास मेल था इसके साथ कौन सा, यक्स और वाई। अगर ये मान लो पापा है, पापा से अगर यक्स से यक्स गया, तो यक्स यहाँ पापा ने यक्स दिया, मतलब कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यक्स यक्स मिलते हैं, तो मतलब कि यक्स एक्स मिला, अगर यक्स एक्स मिला समझ जाना वहाँ पे लड़की पैदा होने वाली है, ठीक है। ये पहले से डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि बता देते हैं डॉक्टर लोग चेक करके। अगर मान लो पापा से वाई आ गया भैया, पापा से जो क्रोमोसोम वाई गर्ल्स के अंदर गया फीमेल के अंदर, और फीमेल के अंदर एक्स है ही है, तो वाई और एक्स फीमेल के अंदर है, तो ये मिलेगा, अगर वाई और एक्स मिलेगा क्रोमोसोम, जान लो यहाँ पे बॉय पैदा होने वाला, लड़का पैदा होने वाला, यहाँ पे भाई गर्ल पैदा होने वाली है, ठीक है, समझ गए। तो देखो यदि बच्चे को पिता से यक्स गुणसूत्र मिलता है तो बच्ची होती है, क्योंकि भाई फीमेल में यक्स एक्स ही है ना, ठीक है। अगर पिता से यक्स मिला, यक्स क्रोमोसोम मिला, तो जान लेना गर्ल पैदा होने वाली है। यदि बच्चे को पिता से वाई गुणसूत्र मिला, मतलब कि अगर वाई क्रोमोसोम मिला, जान लेना बच्चा मतलब लड़का पैदा होने वाला है, समझ गए। तो अब यहाँ पे कुछ हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, एमसीक्यू बनाने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखोगे भाई, देख पा रहे हो यहाँ पे क्या पूछा है, जरा क्वेश्चन को पढ़ना मेरे साथ, आप पढ़ो भाई, क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। क्या कह रहा है कि डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है वह कहलाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा जीन, क्या, जीन, ठीक। डीएनए का मतलब कि वह कौन सा भाग है जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होगा, सूचना होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसे क्या कहते हैं, जीन। जीन, डीएनए के अंदर जीन होता है जिसमें सूचना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, मेंडल
ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था? बताओ किस विश्वविद्यालय से किया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा वियना विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2025 में पूछा गया था। ठीक है, कि भाई जो मेंडल साहब थे वह किस विश्वविद्यालय से क्या गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किया था? वियना विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेंडल के अनुसार निम्न में से कौन प्रभावी लक्षण है? आप यहां बताओगे कि मेंडल के अनुसार निम्न युग्म में से कौन सा प्रभावी लक्षण है? चलो 4 ऑप्शन है आपके पास, सोचो जरा। ठीक है, तो क्या होगा? लंबा, आपके पास पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, लंबा तना व झुर्रीदार बीज। मतलब कि मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन सा प्रभावी लक्षण है? प्रभावी मतलब डोमिनेंट, यही लंबा तना व झुर्रीदार बीज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लंबा तना, तना लंबा और झुर्रीदार बीज हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े रहते हैं। 2025 ये भी क्वेश्चन आपको मिला था भैया, मैं बता दूं कब आया था क्वेश्चन है, दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2025 में। अगला क्वेश्चन है, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े रहते हैं। भैया अगर मान लो दो डीएनए तंतु जोड़ना है तो वह कैसे जुड़े रहेंगे? ठीक है, किस बंध के द्वारा? ठीक है, किस बंध के द्वारा बताओ, किस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन बंध, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, और 2016 में भी, और 23 में भी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ध्यान रखना, ये जो डीएनए होते हैं तंतु आपस में कैसे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब भैया यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने लगाया है जो कि बहुविकल्पी के हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं भाई, इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, क्या है, चलो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। डीएनए पाया जाता है, बताओ डीएनए कहाँ पाया जाता है? मैंने पढ़ा था कोशिका द्रव्य में, केंद्रक, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, केंद्रक में। तो ऑप्शन नंबर की कौन करेक्ट हो जाएगा इसका? चौथा, केंद्रक में, मतलब कि केंद्र में पाया जाता है डीएनए। याद हो, न्यूक्लियस के अंदर केंद्रक मतलब वहीं पे था जहाँ पे क्या था, कैसी थी, धागेदार, धागेदार संरचना ना, केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए पाया जाता है। अगला, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि शुद्ध लंबे पौधे बोला मतलब कि प्योर टाल प्लांट। तो प्योर टाल, टाल के लिए प्योर, एकदम प्योर, मतलब कि कैपिटल टी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है? बताओ कौन से वैज्ञानिक है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर ए। जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, क्या था? मेंडल का प्रायोग, मीठा मटर, उदान मटर, सरसों, गुड़हल। कौन सा? उदान मटर, मतलब कि मीठा मटर नहीं था, मीठी नहीं थी। ठीक है, उदान मटर जो मीठी भी मीठी न रहे। अगला है, प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, इसका किसने किया था? प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया? लैमार्क, डार्विन, मेंडल, गमार्गन। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा, डार्विन। अगला, मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लिए लक्षण व्यक्त करेगा? क्या बोल रहा है यहाँ पे, बात समझना। क्या बोला? कौन सा जीनोटाइप, जीनोटाइप लंबे तने, ठीक है, लंबा तना व झुर्रीदार बीजों के लिए। ठीक है, तो लंबा तना हो तो इसका मतलब कि कैपिटल टी आएगा, यहाँ है, यहाँ नहीं है, कट जाएगा, यहाँ भी नहीं, कट जाएगा। ठीक है, लंबा है, ये दो ऑप्शन फंस रहा है। अब झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर लेते हैं कि नहीं? तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लंबे के लिए कैपिटल टी, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर। यही बोलते हैं लंबा तना एवं गोल बीज, तो आप फर्स्ट ऑप्शन के से साथ जाते, क्योंकि लंबा तना के लिए कैपिटल टी, गोल बीज के लिए कैपिटल आर लेते हैं। तो यहाँ पर झुर्रीदार, स्मॉल आर। ठीक है, अगला, मेंडल प्रसिद्ध है किसके लिए? किसके? अनुवांशिकता के क्षेत्र में तो भाई मेंडल सिंपल सा है, हेरिडिटी के बारे में पूरा मेंडल हमने बताया है। अनुवांशिकता के क्षेत्र में मेंडल प्रसिद्ध है। अगला, मटर के लंबे पौधों कैपिटल टी और बौने पौधों स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे, क्या मिलेंगे? बताओ, ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था। ठीक है, क्या मिलेंगे? सभी लंबे पौधे। क्या वहां पे देखा था ना, सभी लंबे पौधे, मतलब कि सभी लंबे पौधे पैदा हो रहे थे ना, कैपिटल टी। कि जब आप इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा? एक टी कैसे प्रारूप बना था, कैसे मैंने इसको बनाया था, मतलब कि पहला टी स्मॉल टी के साथ जाएगा, फिर अगला टी
स्मॉल टी के साथ जाएगा, ठीक है, यही ना, पहला टी इस पहले टी के साथ, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो पहला टी पहले स्मॉल टी के साथ, फिर वही पहला टी फिर दूसरे स्मॉल टी के साथ जाएगा, फिर अगला ए टी, फिर इसके साथ, फिर ए इसके साथ, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये चारों लंबे हैं ना, सभी लंबे पौधे, कैपिटल टी है सबके साथ, लंबे पौधे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ पे? मंदिरों में, मंदिर में, स्कूल में, गुरुकुल में, गिरजाघर में। इसका ऑप्शन नंबर एनसीईआरटी की बुक में है भैया, गिरजाघर में 2024 में पूछा गया था कि मेंडल सबसे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ? गिरजाघर में। आगे आता है, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, बताओ कहाँ किए थे? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए मेंडल ने प्रयोग किया था। चावल के उत्पादन के लिए नहीं, मटर के उत्पादन के लिए नहीं, कि नहीं जाते मटर बो, है ना, गेहूं के नहीं, तो वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए भैया इनको वंशागत जो हेरिडिटी उसके गुण के बारे में इन्होंने अध्ययन करना था। अगला, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया, बताओ? इनमें से सभी, क्योंकि गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफेद बैगनी फूल है भी, इनमें सभी ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मेंडल जो भाई साहब थे अपने मटर के पौधे के लिए किन लक्षणों का, भाई उन्होंने देखा गोल हैं, झुर्रीदार हैं, लंबे या बौने हैं, सफेद या बैगनी फूल जैसे हैं, ठीक है। अगला, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? 23 जोड़े होते हैं, ठीक है, लिंग गुणसूत्र। मैंने पढ़ा था ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स रिप्रोडक्शन, सेक्स वाला कॉन्सेप्ट जो लास्ट वाला था ना, है मेरा, ठीक है, वही। आगे है, मेंडल ने लंबे और मटर के पौधे के मध्य क्रॉस कराया तो प्राप्त संतति पीढ़ी F1 में लंबे एवं बौने पौधे का प्रतिशत था, क्या था प्रतिशत, बताओ? 100% लंबे पौधे, 100% लंबे पौधे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कि जब भाई मेंडल साहब थे, लंबे और बौने पौधे पौधे लंबे और बौने मटर के पौधों के मध्य जब क्रॉस कराया था, मतलब कि संकरण कराया था, क्रॉस को बोलते हैं संकरण, ठीक है, तो प्राप्त तो संतति F1 पीढ़ी में जो हमेशा 100% लंबे पौधे, मतलब कि पूरा लंबे पौधे बने थे। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, देखो वहीं से संकरण वाले कॉन्सेप्ट से। अगला है, मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, देखो 2025 में फिर आ गया ऑप्शन नंबर 1, गिरजाघर से प्राप्त की थी। अगला, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौने पौधे का जीन प्रारूप, शुद्ध बौना पौधा, अब आ गया बौना पौधा, बौना है शुद्ध, स्मॉल टी भाई, ये सिंपल सा है कि बौना है स्मॉल टी, शुद्ध है स्मॉल टी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है? शुद्ध गोल बीज, अब गोल बीज को कैसे व्यक्त करते हैं? कैपिटल आर से, शुद्ध है तो कैपिटल आर, यही आ जाएगा, ठीक है, समझ गए, शुद्ध गोल बीज, क्लियर कॉन्सेप्ट। अब एक क्वेश्चन ये भी आया था भैया, यहाँ पे मैं बता दूं, एक क्वेश्चन आया था 2025 में, पूछा गया था भैया मेंडल पर टिप्पणी लिखो, ग्रेगर जॉन मेंडल पर टिप्पणी लिखिए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के एक पादरी और वैज्ञानिक थे। उन्होंने मटर के पौधों पर लगभग 8 वर्षों, मतलब 1857 से लेकर 1865 तक प्रयोग किए, 8 वर्षों तक, 8 साल तक प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने 1866 में जब प्रयोग कर लिया, 8 साल तक प्रयोग कर लिया, तो 1866 में वंशागत मतलब आनुवंशिकी के नियम प्रकाशित किए। इसीलिए उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। भैया देख लो, ये मेंडल भाई साहब सिर्फ एक चीज के ऊपर, आनुवंशिकी के ऊपर, इन्होंने 8 साल प्रयोग किए। हम लोग भाई किसी एक काम करने में 4 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, 10 दिन क्या करते हैं, थक जाते हैं, मन नहीं करता। लेकिन भाई मेंडल साहब जो थे भैया, 8 साल किसी एक चीज के ऊपर, मतलब कि अनुवांशिकी के ऊपर इन्होंने इतना प्रयोग किया। कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। भाई मेहनत किए, तभी आप लोग, हम लोग इनको पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। और भाई हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी है कि हमेशा इनको पढ़ा जाएगा, लोग जानेंगे। 8 साल बर्बाद किए, तो किसी चीज के पीछे खोज किए ताकि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने मेहनत किया। तो यहीं पे मेरी बात याद रखना जो मैंने बोला, कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। मतलब कि अगर तुम लोग क्लास 10 में हो भाई साहब लोग, है ना, अगर तुम लोग चाहते हो कि हाँ 95% बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, तो उस चीज को तुम लोग शिद्दत से चाहो एकदम से, हाँ मेहनत उसके लिए ताबक तोड़ करो और दबा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। दो जो चीज अगर नहीं समझ में आ रही, कमेंट में बताना कि ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। और हाँ ये भी बताना, अगर नहीं समझना, एक बार वीडियो को पीछे रिवर्स करके भी देख लेना। समझ रहे हो ना भाई? आपका सपना है 95% फोड़ना, तो शिद्दत से मेहनत करना, ठीक है। खुद से यार, सबसे झूठ बोल देना, बट खुद से झूठ मत बोलना कि हाँ मैंने आज पढ़ा, नहीं पढ़ा, ठीक है। पढ़ना, मेहनत करना, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे मेरे प्यारे भाई बहन, अपना यार कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जाके बताना, कमेंट करना, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ूँ, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले, ठीक है।
आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, पहली लाइफ की सीढ़ी है, तो मेहनत से पढ़ाई करना, जान लेना ये मेरा लाइफ का पहला सीढ़ी है। इस साल मैं फोड़ूंगी, मैं फोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगी, ठीक है। चलो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। आपका अपना कृष्णा भैया।